वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो होगा आपका इकोनॉमिक्स का, जो कि लिखित टाइप का मॉडल पेपर होगा। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव वाले एकदम से घबरा मत जाइएगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस प्रश्न के माध्यम से, यानी कि जब मैं इसमें लिखित टाइप के प्रश्नों के उत्तर बताऊँगा तो उसमें बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न तैयार होंगे ऑलरेडी। तो आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आसानी से हम समझेंगे। ओके, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ओके, क्लियर हो गई बातें। तो आइए हम चर्चा करते हैं। क्या महासंग्राम वीडियो इकोनॉमिक्स की हुई या नहीं हुई, ये भी बता दीजिएगा। अच्छा, मैं देख लूँगा। अगर नहीं हुई होगी तो मैं महासंग्राम वीडियो जैसे पॉलिटिकल साइंस का दिया है, एंशिएंट हिस्ट्री का दिया है, इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का दिया है, इसी प्रकार से आपको देने का प्रयास करूँगा। तो ये सॉल्व मॉडल पेपर होगा आपकी परीक्षा के दृष्टि से, और ये लिखित टाइप का मॉडल पेपर है। इससे पहले एक और इकोनॉमिक्स का लिखित मॉडल पेपर अवेलेबल है, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का यह मॉडल पेपर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि आखिरकार आपके मतलब अपने प्रश्न के उत्तर को आपको परीक्षा में कैसे लिखना है, उन सभी मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास रहेगा। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो कि रिपीटेड प्रश्न होंगे, एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों को मैंने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, कल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, चलिए हम प्रारंभ करते हैं कक्षा को बिना समय गवाए हुए, और आसानी से समझते हैं हर एक टॉपिक को। बीए प्रथम और सेकंड सेमेस्टर अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स के जो है मॉडल पेपर अवेलेबल हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, आप देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर मैंने अवेलेबल करवा दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं ऑब्जेक्टिव का एक आध मॉडल पेपर आपको और दे दूंगा, ऑब्जेक्टिव वाला, तो इसके लेकर के परेशान ना हो। वहीं ऑब्जेक्टिव को लेकर के जो है प्राचीन इतिहास का जो पेपर लगा हुआ है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का, अभी जल्द ही में, तो उसके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव बना दिया। इससे उससे पहले भी एक ऑब्जेक्टिव अवेलेबल था। अच्छा, मेरे द्वारा जो बताया गया मॉडल पेपर है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए वैध है। ओके, ये बात में ध्यान रखिएगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा, सभी यूनिवर्सिटी में वही लगभग आते हैं। हिंदी एक यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा चेंज है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है तो उसके लिए मैं व्यवस्था करूँगा कुछ ना कुछ। ओके, इसी प्रकार से तो आप परेशान ना हो। काव्य शास्त्र और काव्य के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि सर जी काव्य और काव्य शास्त्र का पढ़ाइए। तो काव्य जो होता है उसको मैंने हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा दिया है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी काव्य आप पढ़ लीजिएगा। ओके, और उसी में हिंदी साहित्य का इतिहास भी बताया है हमने, तो वो भी आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट पड़ी होगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर की। और इसके अलावा जो आपका काव्य शास्त्र है, तो इसका काव्य एवं काव्य शास्त्र का एक पेपर हुआ था माइनर सब्जेक्ट का, तो उसको मैंने पेपर को सॉल्व करवा दिया है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। उसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है फर्स्ट सेमेस्टर वाले। ओके, तो उसी में आप फर्स्ट सेमेस्टर बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य वाले जो एक प्रकार से पोर्शन है, उसी में आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो काव्य एवं काव्य शास्त्र का, तो उसको देख लेंगे तो आपका हो जाएगा। अब चलिए हम प्रारंभ करते हैं इकोनॉमिक्स को। ओके, तो यहाँ पर पेपर का क्या नाम है, समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हमको चर्चा करनी है। आइए चर्चा करते हैं। 2022, 23, 24 अधिक जो है इन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है लेक्चर। चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को बिना समय गवाए हुए। सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। खंड आ के 50 शब्दों में इन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। ओके, 10 प्रश्न होंगे। आइए सभी के उत्तर को समझने का प्रयास कैसे लिखना है आपको। पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा बताइए। समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है, तो मैंने बार बार आपको समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताया। वैसे समष्टि अर्थशास्त्र को 1930 ईस्वी की विश्व रूपी मंदी, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के पूर्ण रोजगार का सिद्धांत जो है उसकी जब विफलता हो जाती है, तो जब पूर्ण रोजगार का सिद्धांत जो होता है जब वो विफल हो जाता है, जो मंदी छाई हुई थी 1930 ईस्वी के आसपास विश्व में पूरे रूप में, तो तमाम सारे अर्थशास्त्रियों ने दिमाग लगाया और उस समय पूर्ण रोजगार का सिद्धांत एक विचारधारा आई, लेकिन वो विफल हो जाती है। और एक प्रकार से आप देखिएगा, प्रोफेसर कीन्स की भी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है द जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये पुस्तक एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछा आता है कि ये पुस्तक किसकी है। द जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये पुस्तक है प्रोफेसर कीन्स की। कीन्स का ही रोजगार का सिद्धांत है। ओके, ये बात भी ध्यान रखिएगा।
तो ये सब जो है आपसे पूछता है कि जो है जो है पूर्ण रोजगार का सिद्धांत कब आया, 1930 में आया, या फिर उस 1930 में विश्व रूपी जो मंदी मतलब थी, विश्व में फैली हुई थी, उस समय जो है प्रकार से कौन सा सिद्धांत आया, तो पूर्ण रोजगार का सिद्धांत आया। या जो है द जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी की पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रोफेसर कीन्स हैं। ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बनेंगे, तो ये सब ध्यान रखिएगा आप। ओके, तो ये जो पुस्तक है इसका प्रकाशन होता है, इसके पश्चात क्या होता है, कुछ अधिक प्रोत्साहन लोगों को मिलता है। और कीन्स जो अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने स्वयं समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में अपने कथन को सही सिद्ध किया। और कीन्स कहते हैं कि राष्ट्रीय एवं विश्वव्यापी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। यानी कि ऐसा पहली बार एक प्रकार से आप देखिएगा कि विश्व स्तर पर, अभी तक क्या हो रहा था, संकीर्ण विचारधारा में हम किसी व्यक्तिगत चीज़ों पर अध्ययन करते थे। अब आप मान करके चलो, व्यष्टि माने होता है कि आप किसी छोटे चीज़ पर अध्ययन करो। व्यष्टि माने सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और समष्टि माने बड़ा अर्थशास्त्र। बड़ा अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है भैया, कि यानी कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं विश्व के स्तर पर या किसी राज्य के स्तर पर, मतलब बड़े लेवल की, अगर हम जो है प्रकार से इकोनॉमिक्स की विधियों का प्रयोग करके हम जब बड़े चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो होता है समष्टि यानी कि विस्तृत अर्थशास्त्र। ठीक है। और सूक्ष्म अर्थशास्त्र वो होता है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति यानी कि कोई विशेष व्यक्ति, उसका अध्ययन करें, उसकी आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करें, उसकी और चीज़ों का अध्ययन करें जो कि अर्थतंत्र से संबंध रखती हों, तो वो हमारा होता है क्या, वो हमारा होता है व्यष्टि। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, समष्टि और व्यष्टि। तो समष्टि अर्थशास्त्र कहाँ से, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन को महत्वपूर्ण माना है कीन्स महोदय ने। लेकिन इसको कीन्स महोदय सूक्ष्म अर्थशास्त्र को यानी व्यष्टि को मानते हैं, लेकिन फिर भी ये समष्टि अर्थशास्त्र का कहीं ना कहीं पे जाने अनजाने में या जानकारी में ही इन्होंने उसके बारे में बताया कि राष्ट्रीय और विश्वव्यापी जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका अध्ययन अगर हम करते हैं तो वो अध्ययन किसके अंतर्गत होता है, वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही जो है कहलाएगा। ये इन्होंने बताई। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग परिभाषा देते हैं। आइए मैं कुछ विद्वानों की परिभाषा आपको बता दूं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक विद्वान है बोल्डिंग। बोल्डिंग महोदय की परिभाषा है, वो कहते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक मात्राओं के समग्रों एवं औसतों की जो प्रकृति होती है, जो औसतों का संबंध होता है, जो व्यवहार होते हैं उन सभी में, तो उन सभी का अध्ययन होता है। यानी कि जो है जब हम समूची अर्थव्यवस्था की समस्याओं का विश्लेषण करते हैं तब यह समष्टि भावी आर्थिक विश्लेषण कहा जाता है और इसी को समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो कुल मिलाकर के समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं के समग्र यानी कि तमाम सारे व्यक्तियों का एक साथ लेकर के हम उनकी आर्थिक क्रियाओं, औसतों की प्रकृति, संबंध, व्यवहार, इन सभी का अध्ययन करें जो कि इकोनॉमिक्स से संबंध रखती हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ओके। जबकि दूसरे विद्वान आते हैं, उनका नाम है चैम्बरलेन महोदय कहते हैं कि समष्टि प्रतिमान समग्र संबंधों की व्याख्या करता है। क्या करता है, समग्र संबंधों की व्याख्या करता है। कौन सा प्रतिमान, जो समष्टि प्रतिमान या समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो क्या करता है, अच्छा प्रतिमान माने होता है एक प्रकार से उपागम। कहने का मतलब ये है कि अप्रोचेस, ओके, अप्रोच। तो समष्टि जो होता है उसका मतलब समष्टि, जो प्रतिमान मैंने बोला, प्रतिमान मतलब कि समष्टि टाइप, एक प्रकार से प्रतिमान माने टाइप। ओके। तो समष्टि वाला जो अर्थशास्त्र होता है, जो उसका ढंग होता है, उसका जो प्रतिमान होता है, वो समग्र संबंधों की व्याख्या करता है। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र बताता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न समग्रों एवं औसतों के मध्य में क्या संबंध है। तो जो अर्थव्यवस्था के तमाम सारे समग्र हैं, तमाम प्रकार की जो विचारधाराएं हैं और तमाम सारे जो औसत हैं, उन सभी के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, क्या इंटर रिलेशनशिप है, इन सभी का अध्ययन करता है इकोनॉमिक्स यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया। हालांकि और भी विद्वानों ने परिभाषा दी है लेकिन इतनी आपकी क्लियर है। लेकिन फिर भी एक विद्वान है गार्डनर एक्ले इसकी परिभाषा को देते हुए, अच्छा दो ही परिभाषा आप लिख दीजिएगा, हो जाएगा। एक को परिभाषा याद है तो आप लिख दीजिएगा, थोड़ा सा उसके शुरुआत में कुछ बता दीजिए समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, व्यष्टि से उसका विभेद थोड़ा सा बता करके, और इसकी परिभाषा विद्वान ने अलग अलग प्रकार से दी, जिनमें से जो है बोल्डिंग या चैम्बरलेन या गार्डर जो है एक्ले, किसी की परिभाषा आपको देनी हो तो उसकी दे करके और बाद में अपनी परिभाषा जरूर बनाइएगा, हालांकि मैं भी आपको बता दूंगा। तो गार्डनर एक्ले कहते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विषयों पर व्यापक रूप से विचार करता है और यह आर्थिक जीवन के सभी पहलुओं के संबंध रखता है। सभी पहलुओं से क्या रखता है, संबंध रखता है। तो वो होता है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। तो कुल मिलाकर के अगर हम बोलें इसके बारे में, तो जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है
इसको आप देखिएगा रोजगार सिद्धांत भी कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को रोजगार सिद्धांत भी कहते हैं। आप ये भी मान, तो आपसे पूछता है कि समष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं, तो आपको ऑप्शन में देगा कि रोजगार सिद्धांत, या और भी आपको और तमाम सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप लगाइएगा कौन सा, रोजगार सिद्धांत। तो समष्टि अर्थशास्त्र को रोजगार सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो है आप देखिएगा जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें आर्थिक प्रणाली में आप देखिएगा रोजगार के तमाम सारे निर्धारक तत्व के बारे में बताया गया है। उत्कर्ष कैसे हो, रोजगार कैसे बढ़े, अपकर्ष लाने वाले कौन कौन से कारण हैं, यानी कि रोजगार में कमियां लाने वाले कौन कौन से कारण है, रोजगार की जो एक प्रकार से दर है उसको बढ़ाया कैसे जाए, इन सभी चीज़ों पर अध्ययन करता है आपका जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है। तो इसीलिए खास करके मतलब व्यवहार में रोजगार के स्तर को प्रभावित करने वाला तत्व ही आय के स्तर को भी प्रभावित करते हैं। और इस प्रकार से आप देखिएगा, और यही कारण है कि समष्टि अर्थशास्त्र को हम आय का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको हम रोजगार सिद्धांत भी कहते हैं। और कुल मिलाकर के आप देखिएगा समष्टि अर्थशास्त्र यह बताता है कि कुल उत्पादन यानी कि कितनी आय है, तथा कुल रोजगार का स्तर यानी समय समय पर आप देखिए कैसे परिवर्तित होता है। इन सभी चीज़ों का यानी कि जो कुल उत्पादन या कुल आय, सकल आय होती है, वो कुल रोजगार का जो स्तर होता है, कुल रोजगार का स्तर हो या कुल उत्पादन का स्तर हो यानी आय का स्तर हो, इन सभी में जो समय समय पर परिवर्तन होता है, अंतर होता है इन सभी क्रियाओं में, चाहे राष्ट्रीय आय में परिवर्तन हो और चाहे जो है कुल रोजगार में परिवर्तन हो, इन सभी में जो परिवर्तन होता है इन सभी को अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही हम अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर सुल्ज जो हैं एक सिंपल सी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख यंत्र राष्ट्रीय विश्लेषण है। बस, यानी राष्ट्र स्तर पर जो भी काम अर्थ से क्षेत्र में किया जाता है वही समष्टि अर्थशास्त्र है, उसका अध्ययन होता है। तो कहने का मतलब क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख यंत्र राष्ट्रीय विश्लेषण है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसमें आप देखिएगा समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति आपसे पूछ ले, तो हालांकि अब हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में और भी चीज़ों के बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में क्या क्या है, सभी को हम चर्चा करते रहेंगे। तो आप उसको लेकर के परेशान ना हो, आप कहिएगा तो मैं लिखित का मॉडल पेपर एक आध और दे दूंगा आपको, तो उसको लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ओके, चलें नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप, अब चाहे ये लघु उत्तरीय में पूछा जाता प्रश्न तो भी आप इतना लिख देते जितना मैंने बताया, तो आपका हो जाता। ऑब्जेक्ट मतलब कि ऑब्जेक्टिव में पूछे तो भी आपका 5-6 प्रश्न तैयार हो गया, लिखित में पूछता तो भी आपका जो है एक प्रकार से चाहे मतलब लघु उत्तरीय में पूछे चाहे दीर्घ उत्तरीय में आप आसानी से उसको बता सकते हैं। ओके, दूसरा प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय आय क्या है, फटाफट से बताएं। राष्ट्रीय आय क्या है भैया, राष्ट्रीय नेशनल इनकम। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम, बताने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, बताएं। वैसे मार्शल, पीगू, फिशर, इन सभी ने राष्ट्रीय आय को लेकर के अपने अपने विचार अलग अलग तरीके से दिए हैं। हालांकि राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आय जो होता है इसी को राष्ट्रीय लाभांश भी कहते हैं। इसी को तो आपसे अगर पूछे कभी कभी कि राष्ट्रीय लाभांश क्या होता है, तो राष्ट्रीय लाभ का एक अंश यानी लाभ अंश, अच्छा वही राष्ट्रीय आय होता है। आप देखिएगा जो बचत होती है, जैसे मान लेते हैं कोई देश है वहाँ पर कोयला मान लेते हैं 1 क्विंटल कोयला 1 साल में होता है, तो आप देखिएगा 1 क्विंटल कोयले का मार्केट वैल्यू कितनी मान लेते हैं कि जो है 100 रुपये है। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 100 रुपये 1 क्विंटल में कोयला मिल जाएगा, वैसे मिलेगा नहीं लेकिन 100 रुपये मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो 1 क्विंटल कोयला मान लेते हैं 100 रुपये का है, ठीक है। अब 1 क्विंटल या फिर 1 किलो 1 केजी मान लो, क्विंटल कहने में दिक्कत हो रही है, तो 1 केजी जो कोयला है वो मान लेते हैं 100 रुपये का आ रहा है। अब 100 रुपये की मार्केट वैल्यू है, बट कोयले बनाने में आप देखिएगा कुछ फैक्ट्री लगाने में, खर फैक्ट्री के में तेल लगा, मजदूरी लगी और तमाम प्रकार के जो है टैक्सेस लगे, तो कुल मिलाकर के आप मान लीजिए कि इसमें जो है 50 रुपये जो है ये इसको मैन्युफैक्चरिंग में कोयला बनाने में 50 रुपये लग जा रहे हैं। और 50 रुपये जब लग जा रहे हैं इसमें 1 किलो कोयला बनाने 50 रुपये लग जा रहे हैं, मार्केट वैल्यू इसकी 100 रुपये की है। तो जब इसमें से हम क्या करते हैं, अब देखिएगा 50 रुपये में मेरा बना और ये 100 रुपये में मार्केट वैल्यू है, तो इस कोयले को मार्केट में लाएंगे 100 रुपये से 50 रुपये हटा दो इसमें से, तो कितना बचेगा 50 ही बचेगा। तो ये 50 क्या होगा, यही आपका राष्ट्रीय आय होगा। यानी कि आप 1 वर्ष के अंतर्गत आप देखिएगा जो पूरे के पूरे राज्य के सीमा के अंतर्गत आप देखिएगा जो उत्पादन के साधन हैं उनमें अगर हम मूल्य ह्रास को हटा दें, मूल्य का ह्रास कर दें, यानी जो भी लगा है उसमें पूंजी वगैरह उसको हम लेस कर दें यानी माइनस कर दें, तो जो बचता है वही राष्ट्रीय आय होता है, वही राष्ट्रीय लाभांश होता है। तो 50 रुपये मुनाफे तो मिला। एक कोई मान लेते हैं कोई दुकानदार है वो 9 रुपये का निरमा आता है, मान लेते हैं लाता है घड़ी वाला, या फिर कोई निरमा है 10 रुपये का लाता है, व्हील वगैरह हो गया, 10 रुपये का निरमा खरीदा, उसके बाद में क्या किया
और वो 9 रुपये का खरीदा और 10 रुपये में बेच रहा है, तो 9 रुपये में खरीदा, 10 रुपये में बेच रहा है, 1 रुपये उसको लाने जाने में तेल वोल उसका मजदूरी वगैरह मिला करके, तो 1 रुपये उसको मिले, तो 1 रुपये क्या हुआ, उसका मुनाफा हुआ, लाभ ही तो हुआ, तो इसीलिए इसको लाभांश भी कहा जाता है। समझ में आई? तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय लाभांश भी होता है। तो इससे आप देखिएगा किसी देश में एक वर्ष में जो उत्पन्न होने वाली जो वस्तुएं होती हैं, जो सेवाएं होती हैं, उनको अगर हम जोड़ दें तो वही होता है राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय को प्रायः एक अंक द्वारा मौद्रिक रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। और कुल मिलाकर के राष्ट्रीय आय ज्ञात करते आप देखिएगा करने के लिए सभी उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों का योग कर दिया जाता है। इस प्रकार किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की जो अवधि होती है उसमें जो उत्पादित जितनी सामग्री उसमें बनी है पूरे देश के अंतर्गत, उसका अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल एक प्रकार से जो मौद्रिक मूल्य होता है, यानी बाजार में उस वस्तुओं की कितनी कीमत हुई है, उसी को राष्ट्रीय उत्पादन यानी जीएनपी कहते हैं, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। ओके, जीएनपी कहते हैं, कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। और कुल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी का कुछ हिस्सा घिसे तथा अप्रचलित यंत्रों को प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेस करने में लग जाता है। कुछ राष्ट्रीय आय में से घिसाई व्यय को कम कर देने पर आप देखिए तो विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन यानी एनएनपी निकल आता है। जब जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटाते हैं तो एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल आता है। तो आप देखिएगा राष्ट्रीय आय निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, राष्ट्रीय आय का सूत्र होता है, एक बार ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आय बराबर होता है, क्या होता है, एक दो सूत्र होते हैं। एक तो बड़े अर्थ में अगर देखें राष्ट्रीय आय की परिभाषा, तो राष्ट्रीय आय बराबर होता है जीएनपी यानी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जो एक वर्ष में जो भारत की सीमा के अंतर्गत जितनी उत्पादन के साधन जितनी वस्तुएं बनाई गई उन सभी के जो मौद्रिक मूल्य है उसको हम जीएनपी बोल दीजिए। उसमें से मूल्य ह्रास शुल्क जो होता है यानी जो जो जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में जो भी लगा जो है ट्रेवलिंग में जो भी कुछ लगा उन सारी चीज़ों को हम लेस कर देते हैं, यानी मूल्य ह्रास को अगर हम घटा दें इसमें से तो क्या निकलता है आपका, वो निकलता है एनएनपी। क्या निकलता है, एनएनपी निकलता है। तो ये होगा एनएनपी, ओके, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकलता है। ओके, ये बात ध्यान रखिए। और इसी की मार्केट वैल्यू को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अच्छा, अगर राष्ट्रीय आय की हम एनएनपी की जो मार्केट वैल्यू होती है उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अच्छा, अब हम बताएं अगर राष्ट्रीय आय की जो वो परिभाषा होती है संकुचित अर्थ में, छोटे अर्थ में, तो परिभाषा होती है एनजीपी बराबर, एनजीपी मतलब क्या होता है भाई, एनजीपी मतलब क्या होता है, एनजीपी मतलब होता है नेट ग्रास प्रोडक्ट। ओके, तो जब उसमें से हम मूल्य ह्रास को शुल्क को घटाते हैं और अप्रत्यक्ष जो कर लग रहा है अप्रत्यक्ष रूप से उन कंपनियों पर उसको भी हम घटा देते हैं, तो एनएनपी, चूंकि एनजीपी माइनस आप देखिएगा, सॉरी जीएनपी माइनस जीएनपी एनजीपी मैंने बोल दिया क्या, जीएनपी देखिएगा, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास शुल्क को जो हम घटाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, हम एनएनपी बोलते हैं। तो एनएनपी में से जब हम अप्रत्यक्ष कर भी हटा देते हैं तो होता है आपका राष्ट्रीय आय, जो कि शुद्ध होता है, संकीर्ण अर्थ में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिएगा कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनका अधिकांश भाग बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होता है, तो इसको व्यक्तिगत उपभोग के लिए रोक दिया जाता है। तो इस प्रकार आप देखिएगा इस बात की संभावना बनी रहती है कि कुछ वस्तुएं 2 बार गिनी जा सकती हैं। तो ये सब होता है राष्ट्रीय आय के निर्धारण करने में। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय के बारे में आपको समझ में, राष्ट्रीय आय क्या होता है। ठीक, मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दिया। अब परिभाषा सुन लो भैया। परिभाषा, एक व्यक्ति है प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर पीगू भैया इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि राष्ट्रीय लाभांश, आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय आय का सूत्र बताओ, तो आप बताइएगा जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास शुल्क। ओके, और उसका बराबर क्या हो जाएगा, एनएनपी हो जाएगा। और एक सूत्र आपका एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर भी जब निकाल देंगे तो संकुचित अर्थ में नहीं बृहत अर्थ में एनएनपी को ही हम क्या बोल देते हैं, राष्ट्रीय आय। एनएनपी की जो मार्केट वैल्यू है, जो बाजार मौद्रिक मूल्य है उसका, उसी को हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं, राष्ट्रीय लाभांश बोलते हैं। तो अब आपको समझने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे हिसाब से, तो मैंने आपको जितना था बहुत सरल से सरल शब्दों में बता दिया। अगर बता दिया भैया तो लाइक जरूर कर देना, एक बार वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब करो यार, बहुत स्लो इस समय चैनल चलवा रहे हो आप लोग, थोड़ा सा मदद करो। आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, रात रात भर जगते हैं, उसके बाद में आप लोगों के लिए सारे कंटेंट इकट्ठा करके उसके बाद में आपको देने का प्रयास रहता है। आप लोग मेरी मेहनत को जब जान जाओगे जिस दिन, उस दिन आप जो है समझोगे कि हाँ जो है आप लोगों के लिए मैं खास करके मेहनत करता हूँ, अपना खुद का समय निकाल करके। आप लोगों को कभी कभी क्या होता होगा कि अभी क्लास क्या देखिए, 1 घंटा का क्लास कौन देखेगा, कभी कभी किसी व्यक्ति को लगता होगा। आप सोचो कि मैं अपने जीवन का 1 घंटा आपको दे रहा हूँ, कितना इम्पोर्टेंट होगा, कितना इम्पोर्टेंट होगा। अपने समस्त इच्छाओं को दबा करके
कोई व्यक्ति आपको आकर के 1 घंटा समय दे रहा है, 2 घंटा, 1 घंटा पढ़ाने में या 1.5 घंटे की जो वीडियो होती है आपकी बनाने में, उसको बनाने में जानते हैं कितना समय लगता है? तो 1.5 घंटे तो बोलना रहता है, वो तो आपको प्रत्यक्ष रूप से, और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, कंटेंट तैयार करना हुआ, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इन सभी चीज़ों को मैनेज करना हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे तो तमाम प्रकार की चीज़ें होती है, वीडियो को एक प्रकार से तमाम प्रकार के थंबनेल क्रिएट करना हुआ, इन सभी चीज़ों को लिखना हुआ, इसको एडिट करना हुआ, तमाम प्रकार की माथापच्ची होती, कमेंट्स का रिप्लाई देना हुआ। आप देखिएगा बहुत सारे जो है एक प्रकार समय पूरा का पूरा दिन चला जाता है, रात पूरी चली जाती है इसी सब में। लेकिन मैं आप लोगों को एक प्रकार से, आप सोचिएगा, मैं अपना छोटा भाई बहन मानता हूँ, अपना बड़ा जो मेरे बड़े भाई बहन उनको मैं प्रणाम करता हूँ, छोटों को आशीर्वाद देता हूँ। यही सब प्यार है जो आप लोग देते हो और इसी प्यार से मोटिवेट होता हूँ। कल सारी रात जो है कहीं ना कहीं पे मैं जागा हुआ हूँ, और आज आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं पे आपको मैं फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत करके जो है आपके लिए क्लास लेकर के आया हूँ, आप सभी लोग तो उसका थोड़ा सा चले। हालांकि प्रोफेसर पीगू की अगर बात हम कर रहे थे, प्रोफेसर पीगू कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लाभांश समाज की वस्तुगत आय का, जिसमें निस्संदेह विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है। इसमें इन्होंने एक बात और कही राष्ट्रीय आय में कि जो विदेश से आय प्राप्त हो, जैसे कोनो व्यक्ति सऊदी में कमा रहा है, कोनो अमेरिका में कमा रहा है, तो वो भी शामिल कर लेते हैं, और वह भाग जिसको मुद्रा में मापा जा सकता है उसी को, यानी कि अपने देश के सीमा के अंतर्गत जो अंतिम वस्तुएं होती हैं उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है, मूल्य ह्रास को घटा करके तो जो एनएनपी निकलती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट की एक प्रकार से शुद्ध जो एक प्रकार से राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो निकलता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के जो मौद्रिक मूल्य होता है, यानी जो मार्केट वैल्यू होती है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादों की, उनके मार्केट वैल्यू को, और इसके अलावा एक चीज और पीगू महोदय कहते हैं ऐड कर दो इसमें, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस जो बाहरी स्रोत से हमको पैसे आ रहे हैं, मौद्रिक पैसे, ऐसा नहीं कि वहां पर कोई मैन्युफैक्चरिंग का कार्य कर रहा तो वो वस्तुओं के सेवाओं का, ऐसा नहीं, वस्तुओं और सेवाओं को डोंट मैटर, उसकी इनकम जो हो रही पैसे की, यानी कि जो है मुद्रा के रूप में, तो उस मुद्रा को भी काउंट करके हम राष्ट्रीय आय का लेखांकन करते हैं, राष्ट्रीय निकालते हैं, प्रोफेसर पीगू कहते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से परिभाषा देते हैं। ओके, तो क्लियर हो गई प्रोफेसर पीगू की परिभाषा, तो ये हो गया आपका। ओके, क्लियर हो गई बातें। तो निश्चित तौर पर यही परिभाषा आप डन कर दीजिएगा, यही लिख दीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोफेसर पीगू के बहुत अच्छे विद्वान हैं और इन्होंने परिभाषा दी है और बड़ी बेटर परिभाषा है। ओके, चलिए फिर हम आगे समझेंगे और भी प्रश्नों के बारे में, लेकिन मतलब कि और भी प्रश्नों के बारे में समझते हैं। अब अगर हम इसी के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। आइए हम आगे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष आ चुका है। देखिए 2 प्रश्न हो गए आपके। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय लेखांकन। अच्छा, जितना मैंने समझा दिया है, ये दीर्घ उत्तरीय में भी इतना अगर आप पूछा जाए आपसे तो भी उतना लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। थोड़ा सा और अपने हिसाब से बना करके लिख देंगे, बस हो जाएगा आपका। ओके, तो परेशान नहीं होना आपको किसी मामले को लेकर के। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या होता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, राष्ट्रीय आय लेखांकन के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया, होता क्या है राष्ट्रीय आय लेखांकन, बताने का प्रयास करें सभी लोग। राष्ट्रीय आय लेखांकन जो होता है इसके बारे में आप क्या जानते हो? राष्ट्रीय आय लेखांकन फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। तो राष्ट्रीय आय की जो माप होती है या गणना करने के जो प्रयास हैं आप देखिएगा तो तमाम बहुत पहले से किए जाते रहे हैं, और लेकिन आप देखिएगा राष्ट्रीय आय लेखांकन का विकास अभी तक क्या है, आधुनिक समय में आकर के ही हुआ, लेकिन जो है आप देखिएगा पिछले कुछ समय से अधूरा ही रहा। इस पर जो है ज्ञान जो रहा लोगों का, विद्वानों का, चर्चा करते रहे, बहुत सारे खंडन मंडन की प्रक्रिया चलती रही। एक विचार आते, उन विचारों पर क्या होता, काट करते कोई विद्वान, उसके बाद में फिर उस विचार का परिमार्जन होता। तो कहीं ना कहीं पे फिर देखिएगा तमाम प्रकार की विचारधारा टकराती हुई आगे बढ़ती हैं और आकर के आधुनिक समय में खास करके इसका विकास होता है। 1930 ईस्वी में जब मंदी आई थी विश्व स्तर की, तो आप देखिएगा, और 1936 ईस्वी में J.M. कीन्स की एक पुस्तक आती है, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस पुस्तक के प्रकाशन से द्वितीय महायुद्ध से प्राप्त जो आर्थिक परिस्थितियां थीं और जो आर्थिक विकास की मापक योजनाएं थीं, उनने आप देखिएगा परस्पर मिल करके क्या किया, राष्ट्रीय आय लेखांकन के विकास में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग किया। कीन्स की पुस्तक, तो ये बड़ी फेमस पुस्तक है जर्नल थियरी। और जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में आप देखिएगा
तो प्रकाशित होने से पहले ही राष्ट्रीय आय का लेखांकन प्रायः सरकारों द्वारा नहीं होता था और इसमें कीन्स के द्वारा राष्ट्रीय आय के निर्धारक जो तत्व हैं उनका विश्लेषण किया गया है इनकी पुस्तक में। और इनके द्वारा आप देखिएगा तो उन तत्वों का विश्लेषण भी किया गया है जिनके द्वारा राष्ट्रीय आय के अंगों का व्यवहार प्रभावित किया जा सकता है और किसी भी एक अंग में परिवर्तन किए जाने पर किस प्रकार से आर्थिक क्रियाओं आप देखिए विशेष रूप से रोजगार स्तर को कैसे प्रभावित करती हैं। आप आय में परिवर्तन करेंगे तो जरूर मतलब कि तमाम कैसा परिवर्तन होगा, व्यय में परिवर्तन होगा, खर्च में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होगा तो किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, तरलता क्या होगी, तरलता का रेट यानी कि जो मुद्रा है बैंक में अगर मतलब कि जो है मार्केट में ज़्यादा हुई तो क्या होगा, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हुई तो क्या होगा, ये तमाम प्रकार की चीज़ें। और कीन्स के द्वारा समान क्षेत्र में उत्पादन कार्यों में अपनाई जाने वाली जो नीतियाँ हैं उन सभी का समर्थन हुआ है इनके सिद्धांत में, इनकी पुस्तक में। तो इस प्रकार से आप देखिएगा जो ये राष्ट्रीय आय लेखांकन है इसकी अगर बात की जाए इसका उद्देश्य क्या रहा है, राष्ट्रीय आय का जो लेखांकन इसका उद्देश्य मुख्य रूप से अगर बात की जाए जो राष्ट्रीय लेखांकन मतलब तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जो नेशनल इनकम होती है इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है इसी को कहते हैं खास करके। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन आप देखिएगा सांख्यिकी श्रेणियों का एक समूह होता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक श्रेणी दूसरी सभी श्रेणियों से संबंध रखती है और आर्थिक क्रियाओं के अलग अलग पहलुओं से संबंधित जो विवरण होते हैं उनका सटीक जानकारी देती है। तो ये होती है आपकी यही राष्ट्रीय लेखांकन का एक प्रकार से विश्लेषण का एक तरीका होता है। राष्ट्रीय आय की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा व्यक्ति अपनी आय का कुछ लाभ जो है उपभोग करता है, वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने में व्यय करता है, शेष को बचा लेता है, बैंक में रखता है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा जो राष्ट्रीय आय लेखांकन है इसके विश्लेषण को सामाजिक आय लेखांकन प्रणाली भी कहा जाता है और इसके लिए आवश्यक है कि सामाजिक उत्पत्ति के जो प्रत्यक्ष है उसको जाना जाए। सामाजिक उत्पत्ति से जो तात्पर्य है उन सेवाओं और वस्तुओं के संग्रह के योग से होता है जो कि किसी विशेष समय की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उत्पन्न होती है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं राष्ट्रीय आय लेखांकन से ही संबंधित है। वैसे अमेरिका में साइमन एक व्यक्ति हैं, साइमन कुजनेट्स, उन्होंने राष्ट्रीय आय लेखांकन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। किसने? अमेरिका के विद्वान हैं साइमन कुजनेट्स। ओके, और अनेक अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा प्रवाहों के आधार पर राष्ट्रीय आय लेखांकन किया है, जैसे कि लियोन्टिफ हो गए, उन्होंने भी जो है जो उनका आदान प्रदान विश्लेषण राष्ट्रीय आय लेखांकन में सहायता प्रदान करता है। आदान प्रदान प्रणाली जिसको कहते हैं आदान प्रदान विश्लेषण। ओके, ये बात भी ध्यान रखिए। और राष्ट्रीय आय विश्लेषण में आप देखिएगा आर्थिक नियोजन में इन सभी में अत्यधिक महत्व रखता है इनका सिद्धांत। तो ये कुल मिलाकर के जिस प्रकार एक कंपनी, अगर सिंपल सी परिभाषा अगर मैं बताऊँ राष्ट्रीय लेखांकन की, तो जिस प्रकार से कंपनी को अपनी व्यावसायिक स्थिति की पूर्ण जानकारी रखने के लिए कि आखिरकार हमारी व्यावसायिक जो सिचुएशन है, जो कमर्शियल सिचुएशन है हमारी कंपनी की, वो क्या है, उसकी पूर्ण जानकारी उसको व्यक्ति को कैसे प्राप्त हो कंपनी के मालिक को, तो उसके लिए उसका लेखा जोखा उसको रखना पड़ता है। एक मुनीम होता है, मैनेजर होता है जो कि पूरा का पूरा डाटा उसके पास होता है, कितना बिका कितना नहीं बिका, क्या शेयर चल रहा है, वो सारी चीज़ें उसके पास होती हैं। तो जिस प्रकार एक कंपनी को अपनी व्यावसायिक स्थिति की पूर्ण जानकारी रखने के लिए उसका लेखा जोखा रखना पड़ता है, उसी प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी रखने के लिए आर्थिक लेखांकन जरूरी होता है। और आप देखिएगा किसी राष्ट्र के आर्थिक लेखांकन को राष्ट्रीय आय लेखांकन अथवा सामाजिक लेखांकन भी कहा जा सकता है। तो हर राज्य में आप देखिएगा सामाजिक या फिर एक प्रकार से आर्थिक लेखांकन होता है। तो क्लियर हो गई बातें, समझ में आ गई? तो यही होता है आपका राष्ट्रीय आय लेखांकन। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई, अब आपको और बताने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ा जाए और भी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते भाई। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा। तो 3 नंबर प्रश्न आपका हो गया। अगला प्रश्न आप देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है चक्रीय प्रवाह का अर्थ बताइए। चक्रीय प्रवाह क्या होता है भाई? तो आय के चक्रीय प्रवाह से क्या मतलब है? उस प्रक्रिया से होता है जिसमें आप देखिएगा अर्थव्यवस्था के आय और व्यय निरंतर एक चक्रीय ढंग से चलते रहते हैं। जैसे कि कभी आय बढ़ता है, कभी व्यय, कभी जो है जैसे आय बढ़ेगा। आप मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, मैं थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से समझा दूँ, आप उदाहरण के माध्यम से भी समझाइएगा। जैसे कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसकी आय अभी तक कितने रुपए है? 100 रुपये थी, ठीक है। अब जब 100 रुपये उसकी आय थी तो मान लेते हैं वो 40 रुपये खर्च कर रहा था, या 40 ना मान करके हम इसको मान लेते हैं कि 100 रुपये जब उसकी आय थी, आय जब उसकी कितनी थी भाई? 100 रुपये थी, तो 60 रुपये उसके खर्च हो जाते थे अन्य का। तो ये खर्च मान लेते हैं 100 जो है इसकी। बचत कितनी हुई? जब 60 खर्च करता था
40 रुपये की बचत हुई कि नहीं हुई, 40 की बचत हुई। मान लेते हैं इसकी आय में बढ़ोतरी कर दी जाती है व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी हो गई। मान लेते हैं अब ये 150 रुपये कमाने लगता है बंदा, तो 150 रुपये कमा रहा है मान लेते हैं अब ये, तो ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, जहाँ पर 60 खर्च हो रहा था वहाँ पर ये खर्च करेगा, मेरा एक प्रकार से अनुमान है लगभग ये 80 या 90 रुपये खर्च करेगा। मान लेते हैं 90 रुपये खर्च करेगा, ये लगभग 90 रुपये जो है खर्च करने का प्रयास करेगा। और भी जो उसकी आवश्यकता की चीज़ें हुई, जैसे कि लड़के के लिए अपने ड्रेस बनवाना हुआ, या किताब कापी लानी हुई, या अपने जो है पत्नी का एक प्रकार से हार बनवाना हुआ, या जो है प्रकार से चीनी मान लेते हैं, फिर ब्रेड अभी तक नहीं खा रहे तो ब्रेड खाने लगेंगे। तब जब थोड़ा सा सैलरी बढ़ेगी तो थोड़ा सा उनकी रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकता बढ़ेगी, और जैसे उनकी मतलब उपभोग करने की क्षमता में थोड़ी सी वृद्धि होगी तो उनका खर्च भी बढ़ेगा। खर्च बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अभी तक एक ब्रेड 10 पैकेट वाला 10 रुपये पैकेट खा रहे थे, अब 20 वाला पैकेट मंगाए थे, कहते हैं उसी में केचप लगा करके हम उसकी जो है सुबह सुबह हम क्या खा लेंगे, सैंडविच बना के खा लेंगे। तो ये भी बढ़ गया अब उनका। मान लेते हैं 90 रुपये अब खर्च हो रहा है, तो बच्चा कितना भैया, 150 में से 90 घटाए कितना आएगा, 60 रुपये। तो 60 देखिए इसका बचत हो रहा है, पहले 60 खर्च करा था, अब 60 बचा भी रहा है। तो आय में बढ़ोतरी हुई तो किस में परिवर्तन हुआ, आय में जहाँ पर मैंने बढ़ोतरी करी तो आय में बढ़ोतरी के साथ साथ खर्च में भी बढ़ोतरी होती है। ये तो कन्फर्म है, जब आय में वृद्धि होगी तो खर्च में वृद्धि होगी। आज दुनिया में आप देखिएगा गांव वगैरह में भी ये सिद्धांत सभी लोग वैसे आम जनता बोलती है कि भैया चाहे जकरे लगे जितना पैसा हो जाए, लेकिन झंखा सभे हैं ऐसे कि अरे यार क्या बताएं, बहुत परेशान है इस समय। किसी से पूछोगे भैया क्या हाल है, अभी गांव चले जाओ या कहीं पर, भैया और क्या हाल है, अरे भैया सब ठीक है यार, लेकिन कुछ दिक्कत है यार, चलो ठीक है, जैसे कट रहा है जैसे तैसे। मतलब चाहे इतना पैसा कमा ले, वो बंदा मान लेते हैं कि 10,000 रुपये महीने कमा रहा था, 20,000 महीने कमाने लगेगा तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, 30 कमाने लगेगा और बढ़ेगी। तो भैया आज की दुनिया में, भौतिकवादी समाज में, जहाँ पर बाजारवाद पूर्ण रूप से अपना आधिपत्य कर चुका है हर एक क्षेत्र में, तो वहाँ पर आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति को संतुष्टि अपने आप में नहीं है। जो 1 लाख कमा रहा है वो 2 लाख कमाने के चक्कर में, 2 लाख कमा रहा है वो 3 लाख के चक्कर में, 3 लाख वाला 4 लाख के, 4 लाख वाला 1 करोड़ कमाने के चक्कर में, 1 करोड़ वाला 2 करोड़, 2 करोड़ वाला 5 करोड़। इसी प्रकार से क्या है, सभी ये चाह रहे हैं कि कितना ज़्यादा कमा ले। अब वो यूज कर पाएँ या ना कर पाएँ, जितने पास, जैसे अंबानी जी के पास इतना धन है, वो क्या करते हैं, यूज कर पाते, नहीं कर पाते हैं, पैसा धरा है। बस ये है कि हाँ चल रहा, लेकिन अभी वो काम क्या बंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आगे क्या यूज कर पाएंगे उसको, नहीं कर पाएंगे ना। तो ये चीज़ है। तो अब क्या होता है, इससे क्या होता है, सारा पैसा उत्पादन के साधन किसी एक व्यक्ति के हाथों में चला जाता है, बाकी जनता गरीब होती है, अमीर। भारत में बहुत जो है प्रकार से पैसा तो बहुत है, तो बहुत कम लोग अमीर हैं भारत में, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग ऐसे हैं 10% से कम ही ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही अमीर हैं, मतलब वो विदेशों के लोगों से भी आप अमीर देखोगे, लेकिन लगभग 90% या फिर 90% नहीं, आप मान के चलो लगभग 60-70% जनसंख्या मिडिल क्लास की है भारत की, 60% के आसपास। बाकी 20-30% जो है आप देखिए अपर मिडिल के आसपास आती हैं, और कम से कम नहीं तो आप देखिए कि बहुत सारे मिडिल क्लास से ही, और जो निचला स्तर होता है उसमें भी बहुत सारे लोग जो है एक प्रकार से कितने तो खाना तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे बहुत सारे मंदिर हैं, मठ हैं, गुरुद्वारे हैं, इन सभी में भोजन वगैरह मिल जाता है मंदिर के पास या इन सभी धार्मिक चीज़ों के पास। तो बड़ी अच्छी बात है ये। ओके, तो यही सब होता है। तो आय में बढ़ोतरी के साथ साथ खर्च में बढ़ोतरी हुई, और वो बचा भी रहा है 20 रुपये ज़्यादा, तो उसको टेंशन नहीं कि भाई अगर मैं यहाँ पर 30 रुपये खर्च कर रहा हूँ अगर इसमें, तो मैंने 20 रुपये और बचा तो लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि 60 अब बच रहा है। ओके, तो इस प्रकार से आय में वृद्धि के साथ साथ बचत में ही वृद्धि होती है। और अच्छा, बचत में वृद्धि, ये तय नहीं कि बचत में वृद्धि होगी या नहीं होगी, लेकिन जाहिर सी बात है जब आय बढ़ेगा तो बचत भी वृद्धि करेगा अगर वो समझदार व्यक्ति होगा, और खर्च में भी वृद्धि होगी अगर वो मतलब नहीं भी करना चाहेगा तो भी होगी। होता नहीं है, जैसे आपके पास पैसा आ जाए तो सोचोगे मोटरसाइकिल ले ले, मोटरसाइकिल है या 4 चक्का ले ले, पैसा आ जाएगा, कहीं ज़मीन लिखवा ले, तो ये सब होता है दिमाग में। तो यही चक्रीय प्रवाह जो चलता रहता है, जो सर्कुलर फ्लो है ये चलता रहता है, तो यही होता है सर्कुलर फ्लो। ओके, अच्छा ये होता क्या, ये दुई क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आज खास करके आप देखिएगा चक्रीय प्रवाह होता है। त्रिक्षेत्रीय में, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में अलग अलग तरीके से आप देखिएगा जो मतलब कि चक्रीय प्रवाह मतलब एक प्रकार से चक्र चलता रहेगी, कभी घटा कभी बढ़ी, इस प्रकार से चलता रहेगी चक्र के रूप में। वैसे आपको बताऊं कि 2 क्षेत्र जो होते हैं, जैसे घरेलू क्षेत्र हो गया, व्यवसाय क्षेत्र हो गया,
तो घरेलू क्षेत्र के में उत्पादन के सभी साधन भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम ये सब होते हैं। व्यवसाय क्षेत्र में उत्पादक वर्ग होता है जो वस्तुओं का उत्पादन करके घरेलू क्षेत्रों को बेचता है। घरेलू क्षेत्र में जो उपभोक्ता वर्ग होते हैं जो व्यवसाय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को खरीदते हैं। और इस प्रकार जब व्यवसाय क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए घरेलू क्षेत्र से उत्पादन के विभिन्न साधनों की सेवाएं खरीदता है तो व्यवसाय क्षेत्र से किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में घरेलू क्षेत्र को किए गए व्यय घरेलू क्षेत्र के से व्यवसाय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे जैसे कि आप मान लेते कच्चा माल बनाते हो, आप गेहूँ तैयार किए, वही गेहूँ वहाँ पर जाएगा, वही गेहूँ फिर पॉलिश हो करके उसमें थोड़ा सा आटा वाटा पीस करके पैकेट में आटा बन करके आएगा, फिर वो दूसरे लोगों के पास बेचने के लिए जाएगा। ऐसे प्रकार से कहीं दूसरे स्थान का माल हुआ दूसरे स्थान पर बिक गया, तो ये सब एक प्रकार से चक्रीय प्रवाह में चलता रहता है। तो ये होता है आपका चक्रीय प्रवाह। ओके, चक्रीय प्रवाह बात की जाए तो द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह हो सकता है, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का प्रवाह हो सकता है और चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का प्रवाह। आप देखिएगा द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का प्रवाह की बात की जाए तो व्यापारिक फर्में बिक्री के बराबर ही उत्पादन करती हैं तथा उनकी माल सूची में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, इसके अलावा त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह अगर बात की जाए तो घरेलू क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के मध्य होने वाला चक्रीय प्रवाह इसके अंतर्गत होता है। सरकारी क्षेत्र और व्यवसाय क्षेत्र के जो बीच में चक्रीय प्रवाह होता है वो होता है। घरेलू क्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्र, सरकारी क्षेत्रों के बीच में जो प्रवाह होता है वो होता है। इसी प्रकार से चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह देखेंगे तो इसमें भी आप देखिएगा कई प्रकार के चक्रीय प्रवाह होते हैं। तो ये सब होते हैं आपके आय के चक्रीय प्रवाह। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उत्पादन के विभिन्न साधनों के पारस्परिक सहयोग से उत्पादन कार्य संपन्न होता है और कहीं न कहीं पे आप देखिएगा उत्पादन में संलग्न व्यक्तियों को उत्पादन साधनों के स्वामियों के रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है। जैसे भूमि को लगान देना हुआ या फिर श्रम को मजदूरी या वेतन देना हुआ, पूंजी को ब्याज या साहसी को लाभ प्राप्त करना हुआ। तो यही सब होता है कहीं ना कहीं पे उसके एक प्रकार से तत्व होते हैं जो कि आय के प्रवाह को डिनोट करते हैं। ओके, क्लियर हो गई बातें। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं जो कि आपके एग्जाम पढ़ना में से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, वो तो हो गया चौथा। पांचवा देखिएगा, पांचवा प्रश्न आपके समक्ष है, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत क्या है। प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत जो है क्या है, यानी कि व्हाट इज जो है क्लासिकल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बताएं क्लासिकल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत क्या है भैया। तो प्रतिष्ठित रोजगार का जो सिद्धांत है आप देखिएगा, या फिर इसी को परंपरावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ओके, और ये बहुत ही एक प्रकार से अस्पष्ट है क्योंकि विभिन्न अर्थशास्त्री जो हुए हैं परंपरावाद या प्रतिष्ठित शब्द का अलग अलग अर्थ भी लगाते हैं, लेकिन प्रतिष्ठित या परंपरावादी सिद्धांत को एक ही हम समझते हैं। कार्ल मार्क्स महोदय ने एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेबी से, इन सभी जो व्यक्ति हैं और इनके जो सहयोगी लोग रहे हैं, इसके एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेबी से, इन सभी के सहयोगी, इन सभी को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के रूप में कह करके पुकारा है। कहा कि ये बहुत अच्छे अर्थशास्त्री। किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा कि एडम स्मिथ, रिकार्डो और जेबी से ये बड़े अच्छे अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिक्स है। जबकि प्रोफेसर कीन्स ने जो है कहा कि मिल जो हैं, मार्शल, पीगू, ये जो है अच्छी श्रेणी के हैं। तो प्रोफेसर कीन्स जो हैं मिल, मार्शल और पीगू को अच्छा मानते हैं अर्थशास्त्री, जबकि कार्ल मार्क्स को मानते हैं एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेबी से। तो ऑब्जेक्टिव में ही प्रश्न यहाँ बन पाता है, कार्ल मार्क्स ने जो है प्रतिष्ठित एक प्रकार से या फिर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री किसे माना है, तो एडम स्मिथ को, रिकार्डो को और जेबी से को माना है। प्रोफेसर कीन्स ने किनको माना है? मिल को माना है, मार्शल को माना और पीगू को माना। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत या परंपरावादी सिद्धांत है, उससे हमारा अभिप्राय उन विचारों से होता है जो कि केन्सियन जो क्रांति हुई है उससे पहले प्रचलित विचारधारा जो थी उसी को हम कहते हैं। आप देखिएगा, लिखेंगे कि प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के प्रतिपादकों का यह विश्वास था कि पूर्ण रोजगार जो होता है, यानी कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, उसका एक सामान्य और वास्तविक स्थिति होती है, एक सिंपल और जो है एक प्रकार से रियल सिचुएशन होती है। जबकि बेरोजगारी जो होती है एक अस्थायी, यानी कि एक प्रकार से अस्थायी नहीं होती, जो यानी अस्थायी होती है बेरोजगारी जो होती है, और असामान्य स्थिति होती है। अन्य शब्दों में कहें अगर प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के बारे में, तो तत्कालीन अर्थशास्त्रियों के लिए बेरोजगारी जैसी कोई समस्या नहीं थी। वे समझ सकते थे या समझते थे कि कभी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी, तो वह क्षणिक होगी, अगर होगी भी तो, और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की
और जाने की प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी विद्यमान रहेगी। और इन अर्थशास्त्रियों का जो है हस्तक्षेप नीति में बहुत विश्वास एक प्रकार से रहा, और वे यह मानते थे कि पूर्ण रोजगार या पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में बेरोजगारी नहीं हो सकती है, और यदि हुई तो केवल राजकीय हस्तक्षेप के कारण ही उत्पन्न होगी, जब उसमें सरकार हस्तक्षेप करेगी। और पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए उन्होंने यह आवश्यक माना विद्वानों ने कि सरकार आर्थिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप ना करे। ये अर्थशास्त्री अपूर्ण प्रतियोगिता, पूंजी के एकाधिकार और साधनों की जो अगतिशीलता है उसको बेरोजगारी के मूल कारण ये लोग मानते हैं, और उनकी दृष्टि में पूर्ण रोजगार का आर्थिक जो स्थिति है उसको प्राप्त करने का सबसे सरल और एक प्रकार सबसे उपादेय तरीका जो है वो आर्थिक शक्तियों को स्वतंत्रतापूर्वक कार्यशील छोड़ देने में है। यानी राज्य का जब उस पर कोई अधिकार नहीं होगा, सरकार का कोई इस पर हस्तक्षेप नहीं होगा आर्थिक तंत्रों पर, आर्थिक शक्तियों पर, तो फिर प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत ठीक है। ओके, और प्रतिष्ठित रोजगार का जो सिद्धांत है इसमें जो अर्थशास्त्रियों का ये विश्वास रहा कि मांग और जो पूर्ति होती, कौन सा, डिमांड एंड सप्लाई, यानी मांग और जो पूर्ति होती है ये सदैव क्या होती, संतुलन करती है। तो मांग और पूर्ति ही संतुलन करता है पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स में, और या यदि कभी इसमें असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है तो वह क्षणिक होती है, अल्पकाल के लिए होती है, कम समय के लिए होती है। तो उन्होंने समाज में सामान्य जो है अति उत्पादन और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली सामान्य बेरोजगारी की समस्या पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा, और उनकी मान्यता यह भी थी कि यदि कभी अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न हो जाती तो साहसी लोग उत्पादन की मात्रा में कटौती कर देंगे, और ऐसा करने से कुछ श्रमिक अल्पकाल के लिए बेरोजगार हो जाएंगे। फिर उनको श्रमिकों की मांग में कुछ कमी जरूर आएगी, लेकिन फिर नए श्रमिकों बेरोजगार रहने की अपेक्षा कुछ कम मजदूरी पर कार्य करेंगे, और एक प्रकार से पुराने श्रमिक भी कम मजदूरी पर रोजगार स्वीकार कर लेंगे ताकि उनका रोजगार बना रहे, और इस प्रकार मजदूरी की दर कम हो जाएगी जिसमें वस्तुओं की उत्पादन लागत घटेगी। ये लोग सोचते थे। उत्पादन लागतें कम होने से निश्चित परिणाम यह होगा कि वस्तुओं की कीमतें गिरेंगी और इसमें मांग में स्वतः वृद्धि होगी। जब वस्तु सस्ती होती तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी एक ठेला वाला आ जाए और वो आलू 40 रुपये किलो मार्केट में बिकने लगे, वो बस केवल आलू अंदर से थोड़ा सड़ी हो, ऊपर से ठीक ठाक हो, और बस वही कहे कि 20 रुपये किलो आलू, 20 रुपये किलो, या फिर 100 में 5 किलो आलू, 100 में 5 किलो आलू। ऐसे तो 20 रुपये में 100 में 5 किलो तो मिलेगी, तो 20 पंचे 100, हाँ 20 रुपये किलो आलू। 40 रुपये किलो जो आलू है उसको 20 ही रुपये किलो में अगर वो कोई व्यक्ति आकर के बेचने लगे, अभी देखो कितनी भीड़ लगती है क्योंकि उसकी जो है रेट कम हो चुका है। तो इस प्रकार से प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत था। और प्रतिष्ठित जो पूर्ण रोजगार की जो विकृति है इसकी मुख्य रूप से दो धारा है प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत, क्या देखिएगा। एक तो मांग का कभी अभाव नहीं होता है क्योंकि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती, पहली चीज़ है। और दूसरी बात है कि यदि कोई बेरोजगारी पैदा भी होती तो वह खुला बाजार कीमत प्रणाली से स्वतः ही दूर हो जाता है, यानी कि मांग और पूर्ति आपस में संबंध रखती है, और ये इस प्रकार संबंध रखती है ताकि जो है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, और कम समय के लिए दिक्कत होगी। बेरोजगारी फैलेगी तो कम समय के लिए फैलेगी, जो कि ख़त्म भी हो सकती है बहुत जल्दी। ओके, तो ये था प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत। और प्रतिष्ठित रोजगार आपसे पूछा था ऑब्जेक्टिव में प्रश्न कि प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत का मूल आधार क्या रहा है, तो से जो जेबीसे है उनका जो बाजार का नियम है उसी को फ्रांसीसी अर्थशास्त्री हैं जेबीसे, और इन्हीं के जो एक प्रकार से जेबीसे कहते हैं कि पूर्ति जो होती है अपनी मांग को स्वयं सृजित कर लेती है, ठीक है, यानी सप्लाई जो है क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ओके, और इसी धारणा पर पूर्ण रूप से ये आधारित है। ओके, क्लियर हो गई बातें। तो अलग अलग विद्वान अलग तरीके से बताते हैं, हालांकि हम आगे बढ़ते और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कुछ हद तक आपको बताने का प्रयास किया। अब भाई थोड़ा सा अगला प्रश्न समझ लेते हैं। कीन्स का विश्लेषण की मान्यताएं जो रही उसको बताइए। छठवां प्रश्न है कीन्स के विश्लेषण की मान्यताएं बताइए। कीन्स की अगर बात की जाए भैया तो कीन्स का जो रोजगार का सिद्धांत है, यानी कि जो कीन्स महोदय उनकी जो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इसकी बात की जाए तो इसमें आप देखिएगा कीन्स ने रोजगार के सिद्धांत की व्याख्या भी एक प्रकार से करी है, और रोजगार प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है बताया इन्होंने, यानी कि प्रभावपूर्ण मांग बराबर क्या होता है, कुल उत्पादन बराबर कुल आय बराबर कुल रोजगार। प्रभावपूर्ण मांग बराबर कुल उत्पादन बराबर कुल आय बराबर कुल रोजगार। ओके, इन्होंने यहाँ तक कहा कि प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग क्रिया तथा कुल पूर्ति क्रिया द्वारा निर्धारित होती है। इसी प्रकार से इनकी कुछ मान्यताएं रही हैं, तो मान्यताओं को मैं आपको खास करके बताने का प्रयास करता हूं। पहली मान्यता इनकी रही कीन्स की, जो कीन्सवादी विश्लेषण है मुख्य रूप से अल्पकालिक विश्लेषण है, कम समय के लिए विश्लेषण करता है, ये जो रोजगार का सिद्धांत है इनका कीन्स का। दूसरा,
जो कीन्सवादी विश्लेषण है जो है किसका, रोजगार के सिद्धांत का, उसमें आप देखिएगा समाज पूर्णतः विकसित है और आर्थिक प्रणाली जो होती है पूंजीवादी प्रकृति की है। तो आर्थिक प्रणाली जो है पूंजीवादी प्रकृति किसकी, कीन्स की। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न जरूर पूछता है कि कीन्स महोदय की प्रणाली कैसी है, तो वो पूंजीवादी टाइप की है, ओके, उसकी प्रकृति। तीसरी इसकी मान्यता है कीन्स की विश्लेषण की रोजगार के सिद्धांत को लेकर के कि अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति क्या होती, बेलोचदार होती है, यानी कि स्थिर होती है, उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, बेलोचदार होती है, यानी लोचा नहीं होता है बीच में, कभी बढ़े कभी घटे उत्पत्ति के साधन, ओके, एक सिंपल चीज़ में चले। चौथी बात है, चौथी मान्यता इसकी कीन्स के विश्लेषण की कि उत्पादन की तकनीकी जो होती है, जो टेक्निक होती है वो स्थिर होती है, अतः पूंजी जो होती है उत्पाद अनुपात तथा पूंजी श्रम अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये कहते हैं कि अगर उत्पत्ति की तकनीक सेम रहेगी, टेक्निक सेम रहेगी, कोई साधन बनाने की टेक्निक सेम रहेगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और पांचवी बात ये कहते हैं कीन्स महोदय अपने मान्यता में, अपने सिद्धांत में विश्लेषण करते हुए कि अल्पकाल में यानी कम समय में उपभोग की जो प्रवृत्ति होती है वह स्थिर होती, कम समय में उपभोग की प्रवृत्ति स्थिर होती है, यानी कि उसमें परिवर्तन नहीं होता। और छठवीं बात ये कहते हैं, मान्यता इनकी है कि पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य भी है। ये कीन्स महोदय का रोजगार सिद्धांत कहता है कि अगर क्या कहते हैं कि पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप अनिवार्य है, और इसकी आलोचना भी होती है, विद्वानों ने इसके क्षेत्र मतलब कि इसकी आलोचना भी करी है। जब हम कीन्स का रोजगार का सिद्धांत पढ़ेंगे तो विस्तार से हम उसमें हालांकि समझा देंगे आपको, लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत हद तक समझाने का प्रयास किया है। इतना अगर आप समझ गए कीन्स के रोजगार के बारे में, अगर इतना भी लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर आपको पर प्रसन्न हो जाएगा। बाकी आप उदाहरण के माध्यम से उसको समझा सकते हो, ओके। आगे बढ़ते हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, गुणक का महत्व बताइए। गुणक क्या होता है भैया, गुणक की बात की, वैसे गुणक की जो धारणा है ये उत्पादन की बात की जाए, उत्पादन हो गया, ठीक है, आय हो गया अपना, ठीक, इसके अलावा रोजगार सिद्धांत हो गया, इसी से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और गुणक के महत्व को आप देखिएगा तमाम प्रकार की चीज़ों के माध्यम से समझ सकते हैं। इससे पहली जो एक प्रकार से जो महत्व है इसका, पहला जो इसका महत्व है, विनियोग कार्य में सहायता प्रदान करता है, या विनियोग कार्य में आप देखिए गुणक का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रभावपूर्ण मांग जो होती है उपभोग फलन तथा विनियोग फलन पर निर्भर होती है, और अल्पकाल में उपभोग फलन स्थिर रहता है। तो विनियोग के परिवर्तनों के कारण ही या फिर उसी के परिवर्तन के अनुसार ही अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार में आप देखिएगा तो उतार चढ़ाव आते हैं। तो विनियोग की अल्प वृद्धि से आय तथा रोजगार में अधिक कमी आ जाती है। तो विनियोग कार्य में महत्व होता है गुणक का। दूसरा महत्व गुणक का होता है व्यापार चक्रों के विश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। किसमें, व्यापार चक्रों के विश्लेषण में सहायता प्राप्त करता है, मतलब कि सहायता देता है। तीसरा महत्व इसका है क्या, बचत विनियोग में समानता जो है स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। किसमें, बचत विनियोग में सहायता स्थापित करने का या समानता स्थापित करने का प्रयास करता है। सहायता मतलब कि समानता स्थापित करने में सहायता प्रदान या सहायक होता है ये। तीसरा इसका चौथा जो एक प्रकार से महत्व है गुणक का, वो महत्व है कि आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायता प्रदान करता है। आर्थिक नीति बनानी हुई तो उसमें भी गुणक का महत्व है, ओके। आप देखिए सरकारों के लिए आर्थिक नीतियों के निर्धारण में गुणक की धारणा महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा आप देखिएगा जैसे कि पूर्ण रोजगार नीति बनानी हुई तो गुणक का प्रयोग करते हैं। व्यापार चक्रों पर नियंत्रण करना हुआ तो ठीक है। इसी प्रकार सार्वजनिक विनियोग का महत्व आप देखिएगा तो भी गुणक का ही महत्व होता है। ये सब गुणक की महत्व होते हैं, ओके। और गुणक की अवधारणा आप देखिएगा कीन्स के रोजगार सिद्धांत और आय का जो सिद्धांत है उसी में विनियोग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या करने की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो कि आप देखिएगा सबसे पहले गुणक की अवधारणा का विकास करने वाले विद्वान का नाम क्या है, R.F. कहान। R.F. कहान ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आपसे पूछेगा कि गुणक की अवधारणा देने का सबसे पहला या उसकी अवधारणा का विकास करने वाले सबसे पहले विद्वान कौन है, तो R.F. कहान महोदय हैं। इन्होंने 1931 ईस्वी की बात है, 1931 ईस्वी में रोजगार के गुणक के रूप में इस अवधारणा का विकास किया, जबकि कीन्स के द्वारा इस अवधारणा का प्रयोग निवेश तथा आय के परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या करने में किया गया। तो निवेश और आय में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जो कीन्स महोदय हैं उन्होंने गुणक के बारे में बताया, ओके, विनियोग गुणक के बारे में बताई, ओके, क्लियर हो गई बातें। तो कीन्स के द्वारा जो चर्चित गुणक है उसको हम विनियोग गुणक कहते हैं, आय गुणक के नाम से भी इसी को कहते हैं, और आजकल इसे व्यय गुणक भी कहा जाता है। ये सब क्लियर हो गई बातें, ये चीज़ें हो गई आपकी। तो गुणक के बारे में आपके समझ में आ गया क्या होगा, ओके।
आपने विनियोग विनियोग बहुत सब सुना, विनियोग क्या होता है इसको समझ ले थोड़ा सा। प्रश्न है कि विनियोग की परिभाषा दीजिए। विनियोग क्या होता है भाई? विनियोग क्या होता है? इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, तो बताएं। डिफाइन एक्स जो है इन्वेस्टमेंट, ओके, बताने का प्रयास करें विनियोग क्या होता है। तो कीन्स महोदय विनियोग की परिभाषा को देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि विनियोग से हमारा तात्पर्य एक काल के अंदर की या एक काल के अंदर होने वाली उत्पादक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में होने वाली जो चालू वृद्धि होती है उससे होना चाहिए। क्या कहा कि विनियोग से हमारा तात्पर्य यानी कि कीन्स का तात्पर्य ये है कि एक काल में यानी कि एक समय के अंदर होने वाली जो उत्पादक क्रियाएं हैं, यानी कि उत्पादक क्रियाएं जो उत्पादन की वस्तुएं बनाई किस प्रकार से बनाई जा रही, तो वो उत्पादक क्रियाएं हो गई। तो उसके परिणाम स्वरूप जो पूंजीपत या पूंजीगत जो वस्तुएं हैं यानी जिनमें पूंजी लगी हुई है, ठीक, तो पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य जो हैं उसमें ह्रास यानी कमी आ रही है। तो उसके मूल्य में होने वाली उसके मूल्य में जो होने वाली जो चालू वृद्धि होती है उससे होना चाहिए, कमी से नहीं, जो वृद्धि होती है उससे होना चाहिए, ओके। वहीं आप देखिएगा विनियोग की परिभाषा को देते हुए डडले डिलार्ड कहते हैं, उन्होंने कीन्स के द्वारा प्रस्तुत की गई जो परिभाषा है उसको अत्यधिक सरल शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया और कहा कि वास्तविक पूंजीगत परिसंपत्तियों के वर्तमान स्टॉक में वृद्धि विनियोग कहलाता है। क्या कहा कि वास्तविक पूंजीगत परिसंपत्ति जो है यानी पूंजी के द्वारा जो वास्तविक परिसंपत्ति बनाई गई है उस बना चुके हैं उसमें अगर वर्तमान समय में उसका जो स्टॉक है उसमें अगर हम बढ़ोतरी कर दें, यानी मान लेते हैं आपके पास जो है मान लेते हैं कि 2 किलो चीनी या 1 बोरा चीनी आप मंगाते थे बेचने के लिए, अब 10 किलो मतलब कि 10 बोरा चीनी आपके यहाँ पे आ रही, तो स्टॉक में आपके क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसी को हम कहते हैं विनियोग, इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है। आप 10 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब आप क्या होगा 20 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वर्तमान में उसके स्टॉक में वृद्धि करना ही विनियोग कहलाता है। तो वास्तविक पूंजीगत परिसंपत्तियों के वर्तमान स्टॉक में वृद्धि को ही विनियोग कहते हैं, ओके। तो वास्तविक पूंजी कोष में वृद्धि ही क्या कहलाती है, वास्तविक पूंजी कोष में वृद्धि ही इन्वेस्टमेंट यानी कि विनियोग कहलाती है, ओके। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो विनियोग जो होता है आय का वह हिस्सा होता है जो पूंजीगत वस्तुओं यानी कि अधिक आय कमाने के लिए उपयोग की जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं के रूप में बचा करके रखा जाता है। नवीन कारखानों की स्थापना, पहले से स्थापित व्यवसायों की क्षमता में वृद्धि करना हुआ, परिवहन साधनों का विस्तार करना हो, मोटरसाइकिल है तो कार खरीदना हुआ, या कारखाने हैं कार्यालय हैं तो उनके भवनों का निर्माण करना हुआ, ये सभी विनियोग कहलाता है, ओके। विनियोग कई प्रकार के होते हैं जैसे कि कुल अथवा शुद्ध विनियोग, या इसके अलावा शुद्ध मतलब कि नियोजित या अनियोजित वास्तविक विनियोग, या प्रेरित विनियोग, ये सब विनियोग के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। स्वायत्त विनियोग, तो ये सब विनियोग के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 9वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत जो है इसके बारे में बताइए। ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। ब्याज का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है यानी कि क्लासिकल थियरी ऑफ जो है इंटरेस्ट, ओके। तो आप देखिएगा प्रतिष्ठित जो अर्थशास्त्री रहे हैं उन अर्थशास्त्रियों के द्वारा प्रतिपादित जो ब्याज का सिद्धांत है उसी को हम ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत कहते हैं, या बचत और विनियोग का सिद्धांत। तो बचत या विनियोग का सिद्धांत या ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत एक ही है। और वर्तमान में इस सिद्धांत को हम प्रोफेसर जो मार्शल हैं, प्रोफेसर पीगू हैं, वालरस हैं और कैसल्स हैं, इन सभी अर्थशास्त्रियों के द्वारा संशोधित किया गया बाद में, तो ये लोग भी उसमें सहायता प्रदान किए। बाकी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो है पुराने उनने तो इस बात को बताया था, लेकिन प्रोफेसर मार्शल, पीगू, वालरस, कैसल्स ये सभी इसमें सहायता प्रदान करते। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है कि ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत की एक प्रकार से व्याख्या या से संबंधित विद्वान हैं, तो आपको ये 3 नाम देगा, प्रोफेसर मार्शल, पीगू, वालरस, और एक आध नाम और आपको दे सकता है, तो वही आपका नहीं होगा, ओके। ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्लासिकल जो अर्थशास्त्री हैं, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, उनका मानना ये है कि ब्याज की जो दर होती है पूंजी की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, जो ब्याज की दर होती है यानी जो रेट होता है वो पूंजी की मांग कितनी है और पूर्ति कितनी हो रही है, तो पूंजी की मांग और पूर्ति पर डिपेंड करती है। और पूंजी की मांग इसलिए की जाती है क्योंकि
उसका विनियोग किया जाता है तथा पूंजी की पूर्ति बचत द्वारा की जाती है और इस प्रकार ब्याज की दर विनियोगों एवं बचतों द्वारा निर्धारित होती है और पूंजी की मांग उन साहसियों के द्वारा की जाती है जो व्यापार हुआ, व्यवसाय हुआ या कोई उद्योग हुआ उसमें पूंजी लगाना चाहते हैं, क्योंकि पूंजी उत्पादक होती है। साहसी तब तक नई पूंजी विनियोग करते रहते हैं जब तक सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर से ऊंची नहीं रहे मतलब की रहती है। जो जो व्यवसाय में नई पूंजी विनियोजित होती जाती है, इन्वेस्ट होती जाती है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता कम होती जाती है। ओके, और जो साहसी होते हैं उनको अधिक पूंजी लगाने का तभी प्रोत्साहन मिल सकता है जब ब्याज की दर कम हो जाए। ओके, तो जो ब्याज की दर कम होगी तो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा कमाने का प्रयास करेंगे। तो ब्याज का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है आप देखिएगा यही चीज़ है। तो एक बात और स्पष्ट है कि प्रतिष्ठित सिद्धांत में बचत और विनियोग का अर्थ वास्तविक बचत और वास्तविक विनियोग से होता है। और वास्तविक बचत का मतलब है कि संपूर्ण आय को उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता है, वरन उसके कुछ अंश को उत्पादक कार्यों में लगाया जाता है। और इसी प्रकार वास्तविक विनियोग का अर्थ होता है कि नई पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण जो होता है उसी से होता है, जैसे कि मशीन बनाना हुआ, कारखाना। मौद्रिक विनियोग का अर्थ आप देखिएगा शेयरों में पूंजी के विनियोग से होता है। वास्तविक तत्वों की प्रमुखता के कारण ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत को वास्तविक अथवा गैर मौद्रिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो एक प्रकार से यही होता है आपका ब्याज का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं, अगला चीज 10वां प्रश्न है, यानी ब्याज के रेट में कमी होगी तो उत्पादन ज़्यादा होगा। ठीक है, लोग ज़्यादा कमाएंगे। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति की परिभाषा बताइए। मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार जिसको कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है भाई, यानी व्हाट इज इन्फ्लेशन, मुद्रा प्रसार क्या है, परिभाषा डेफिनेशंस जो है, या इन्फ्लेशन ऑफ डेफिनेशन, या एक प्रकार से डेफिनेशंस इन्फ्लेशन। ओके, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, या फिर जो है व्हाट इज इन्फ्लेशन ही पूछ सकता है, या डेफिनेशन इन्फ्लेशन। ओके, ये बात है नहीं, या फिर आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति इसी को कहते हैं। ठीक, इसका मतलब है कि जब क्या होता है, मुद्रा प्रसार मतलब होता है जब किसी देश के चलन में मुद्रा की मात्रा में आवश्यकता से अधिक वृद्धि हो जाती है, मुद्रा जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा मार्केट में आ जाती है, तो उसी दशा को मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति कहते हैं। जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाता है तो उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रा प्रसार, ये भी ज़्यादा पैसा मार्केट में आ जाए वो भी ठीक नहीं है। ओके, जब ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो वस्तुएं महंगी हो जाएंगी ऑटोमेटिक, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसी बात को लेकर के इसी की परिभाषा देते हुए मुद्रास्फीति की परिभाषा को देते हुए प्रोफेसर काउथर कहते हैं कि मुद्रा प्रसार वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है, अर्थात वस्तुओं की कीमत क्या होती, बढ़ती है। भैया जब मुद्रा मार्केट में ज़्यादा होगी, जब आपके पास पैसा खूब ज़्यादा होगा तब आप पे झिकझिकबाजी नहीं करोगे, रेट नहीं मिलाओगे। आलू 8 रुपये किलो थी, वही आलू 10 रुपये किलो अगर देगा, वो 20 रुपये किलो देगा तो आप लोगे। तो क्या होता है, जब मुद्रा ज़्यादा होती है तो वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, रुपए की कीमत में कमी आती है। जैसे आप ऐसे समझिए, जब आप किसी के पास ज़्यादा बार कॉल करते हो, आप लोग जैसे युवा हो, आप लोग पढ़ते लिखते हो, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे, तो आप अगर किसी के पास ज़्यादा कॉल करते हो, लगातार कॉल करोगे, तो आपके लिए उसके दिमाग में इज्जत कम हो जाएगी। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। ज़्यादा आप बोलोगे, ज़्यादा ही बातचीत करोगे, ये होगा दौड़ दौड़ के हमेशा, तो उससे क्या होगा, आपकी इज्जत उसके निगाह में कम हो जाती है। तो जब आप ज़्यादा पास रहते हो तो भी इज्जत कम हो जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। तो ये ध्यान रखिएगा। और दूर जब आप चले जाते हैं तो फिर उसी की व्यक्ति जो आपको काटने लगता है, जो नज़दीक पे, वही आपको और अच्छा लगने लगता है। ये होता है। बाद में लोग जो है जब ब्रेकअप होता है तो क्या कष्ट जो है एक ही को होता है, सभी को कष्ट होता है, बिल्कुल दिक्कत होती है लड़के लड़कियों को, आज करके खास करके जो लोग हैं। तो क्या होता है, लेकिन जब पास रहेंगे तो झगड़ा लड़ाई करेंगे, तमाम प्रकार की चीज़ें हो रही हैं आजकल। युवा लोग एकदम से बर्बाद हो रहे हैं इन सभी मामलों में लेकर के। कोई फांसी लगा रहे हैं, कोई अलग अलग कूद रहे हैं, तमाम प्रकार की दशाएं हो रही समाज में, आप देखिएगा। तो कुल मिलाकर के जब मुद्रा की कीमत बढ़ेगी, यानी जब ज़्यादा रुपया हो जाएगा, जब ज़्यादा कोई आपको परेशान करेगा, इरिटेट करेगा, तो अब आपको गुस्सा आएगी। यानी कहने का मतलब ये है, जब मुद्रा ज़्यादा होगी, जब मुद्रा मार्केट में जाएगी, यानी कि मुद्रा मतलब जब तरलता ज़्यादा होगी मार्केट में, तो मुद्रा की जो वैल्यू होगी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मुद्रा की वैल्यू घट जाएगी। और जब मुद्रा ज़्यादा होगी तो वस्तुओं की जो मूल्य होगा वो वृद्धि हो, यानी महंगाई बढ़ेगी। जब पैसा ज़्यादा रहेगा तभी महंगाई बढ़ेगी, ये बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एकदम से कंफर्म है। जब लगन का समय आता है तो वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है ऑटोमेटिक।
जो मोटरसाइकिल 75,000 में आती थी वो लगन के समय में आप देखिएगा 85,000 रुपये में मिलती है। क्योंकि उस समय पैसा लोगों के पास होता है, लोग मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं, बैंकों से पैसा अपने पास दे लेते हैं, सभी के हाथ में पैसा होता है, सभी लोग खर्च करने के लिए उतारू होते हैं। उस समय मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है, उस समय आप देखिएगा कि जो रेट होता है वो हाई होता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जब भी पैसा ज़्यादा होगा तो एक प्रकार से क्या होगा, मुद्रा प्रसार की स्थिति उस समय मानी जाती है जब मुद्रा की कुल पूर्ति उसकी मांग की तुलना में अधिक हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा का मूल्य गिरने लगता है, सामान कीमत स्तर बढ़ने लगता है, मूल्यों में निरंतर वृद्धि एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन होना भी चाहिए। और मूल्य रोजगार या पूर्ण रोजगार के स्तर में पूर्ण मतलब कि पूर्व की मूल्य वृद्धि को मुद्रा प्रसार नहीं कहा जा सकता था। क्योंकि अगर उत्पादन लागत बढ़ने के कारण से मूल्य स्तर बढ़ता है तो मुद्रा प्रसार नहीं होता है। यानी पूर्ण रोजगार के बाद मूल्यों में वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहा जाता रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर मुद्रा के मान मतलब कि मुद्रा के वैल्यू में गिरावट होती है, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, तो इसका मतलब मार्केट में पैसे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, पैसा बढ़ रहा है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़ते हैं। कई सारे कारण होते हैं इसके मुद्रा बढ़ाने के, हालांकि अब इसको हम नहीं समझ पाएंगे, बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोगों ने इसमें समझा, इन तमाम प्रकार की चीज़ों को समझने का प्रयास किया, जाना इन सभी चीज़ों को समझा, फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा सभी लोग। आप लोगों ने समझा, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए मेरे भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करोगे सभी लोग, फटाफट से बताओ मेरे भाई। चले, अब देखिएगा आपके समक्ष अगला प्रश्न आ चुका है। केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लघुत्तर टाइप के, खंडवा के 200 शब्दों में लिखना है, 8 क्वेश्चन है। अब 1 घंटे की क्लास तो हो गई, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करता हूं, बाकी हम और वीडियो में देखते रहेंगे। प्रश्न की राष्ट्रीय लेखांकन के 3 गुण बताइए भैया, कौन कौन से हैं। तो पहला गुण लिख लीजिएगा, आर्थिक नीतियों का निर्धारण करना, यानी राष्ट्रीय आय लेखांकन के आधार पर क्या होता है, राष्ट्रीय मतलब कि राष्ट्रीय नीति का निर्धारण किया जाता है और यह निर्धारित करती है, राष्ट्रीय आय लेखांकन जो होता है, कि भविष्य में क्या किया जाना चाहिए। देश की मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति या आर्थिक नीतियां जो हैं वो किस आधार पर निर्धारित किया मतलब कि इसी आधार पर निर्धारित की जाती हैं और लागू की जाती हैं। किसके, आर्थिक नीतियों का जो प्रकार से लेखांकन हो मतलब कि नीतियों का निर्धारण होता है, चाहे वो राजकोषीय नीति बनानी हो, मौद्रिक नीति बनानी हो या फिर अन्य आर्थिक नीतियाँ बनानी हुई, तो राष्ट्रीय लेखांकन विधि के द्वारा ही बनती हैं। ओके, पहला। दूसरा गुण इसका ये है, दूसरा गुण क्या है भाई, दूसरा गुण है विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर संबंधों की जानकारी। यानी राष्ट्रीय लेखांकन में आप देखिएगा शामिल विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकरण जो होते हैं उसके आधार पर यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि इन क्षेत्रों में एक दूसरे पर निर्भरता कैसी, यानी कि यह जान सकते हैं कि कृषि तथा उद्योगों के बीच पारस्परिक निर्भरता कितनी है, निर्यातों में वृद्धि कहाँ तक कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार की परस्परिक जो निर्भरता है उसका ज्ञान आर्थिक नियोजन तथा नीति निर्धारण के लिए आवश्यक रूप से होता है। ये दूसरा इसका मुख्य रूप से जो है गुण होगा। तीसरा गुण आप लिख लीजिएगा, विभिन्न क्षेत्रों और प्रवाहों को समझना सरल होता है राष्ट्रीय लेखांकन के माध्यम से। ओके, तो राष्ट्रीय आय लेखांकन के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्षिक महत्व तथा अर्थव्यवस्था में आय प्रवाहों को समझना आसान हो जाता है और यह ज्ञात होता है कि अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र उत्पादन, कौन सा क्षेत्र उपभोग, निवेश और विदेशी क्षेत्र कौन सा अधिक महत्व है। ओके, ये तमाम प्रकार की चीज़ें, तो ये होगा 3 गुण। तीसरा प्रश्न आपके समक्ष है, यानी प्रश्न है कि पीगू का आर्थिक कल्याण का विभाजन क्या है। पीगू का जो आर्थिक कल्याण विभाजन है वो क्या है, प्रश्न बड़ा अच्छा है। पीगू का आर्थिक कल्याण विभाजन क्या भैया, तो पीगू की अगर बात की जाए तो कल्याण जो होता है एक मानसिक स्थिति होती है जो कि मानवीय प्रसन्नता एवं संतुष्टि को संकेतित करती है और इस प्रकार कल्याण मानवीय मानसिक स्थिति की प्रसन्न स्थिति होती है। प्रोफेसर जो पीगू है उन्होंने आर्थिक कल्याण को 2 भागों में बांटा है, कौन कौन से। पहला भाग है आर्थिक कल्याण यानी इकोनॉमिक वेलफेयर और दूसरा है कौन सा, अनआर्थिक यानी कि नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। ओके, तो एक तो आर्थिक क्षेत्र में कल्याण करना इकोनॉमिक वेलफेयर होता है लोगों का, या आर्थिक क्षेत्र में कल्याण करना एक होता है अनआर्थिक यानी कि नॉन इकोनॉमिक। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आर्थिक कल्याण तथा अनार्थिक कल्याण के योग को कुल कल्याण टोटल वेलफेयर कहते हैं
और आर्थिक कल्याण का वह भाग जिसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से द्रव्य के मापदंड से संबंधित किया जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वही होता है आपका आर्थिक कल्याण। ओके, तो क्लियर हो गया। आर्थिक कल्याण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका आर्थिक कल्याण, एक होता है अनार्थिक कल्याण। तो ये पीगू महोदय ने बताया। अगला प्रश्न आप देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, कीन्स द्वारा रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की क्या आलोचनाएं की गई, फटाफट से बताएं। कीन्स द्वारा रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की जो आलोचनाएं हैं, कीन्स के द्वारा रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की जो आलोचनाएं की गई हैं वो जानते हैं क्या है? पहला है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता गलत है बिल्कुल भी कि समाज में समानतः साधनों को पूर्ण रोजगार की स्थिति मतलब कि जो होती है वो बनी रहती है और बेरोजगारी की स्थिति केवल अल्पकालीन यानी कम समय एवं अस्थायी होती है। वास्तव में अर्थव्यवस्था सदैव न्यून रोजगार संतुलन की अवस्था में रहती है। ये पहली जो है इसकी आलोचना। दूसरी आलोचना लिखिएगा, दूसरी आलोचना, कीन्स के अनुसार स्वतंत्र उद्यम वाली अर्थव्यवस्था में भी साधनों का क्या होता है? अपव्यय होता है। तीसरी आलोचना, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार बचत और निक्स जो निवेश होता है उसके बीच समानता ब्याज की दर द्वारा लगाई जाती है, मतलब लाई जाती है। और कीन्स ने इस कथन की आलोचना करते हुए बताया कि बचत और निवेश के बीच समानता आय के स्तर में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनके द्वारा स्थापित किया था, ना कि ब्याज की दर के द्वारा। चौथा इन दोनों के बीच में आलोचना ये है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो हैं, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, वो हस्तक्षेप नीति के समर्थक हैं, यानी कि राज्य उसमें समर्थन ना दे, जबकि कीन्स जो होते हैं आर्थिक क्रियाओं में राज्य के हस्तक्षेप नीति को उचित मानते हैं कि राज्य का इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए। पांचवा इसका आलोचना ये की गई कीन्स के द्वारा, कीन्स ने कहा कि से का जो बाजार नियम है इसकी बड़ी आलोचना करी है कीन्स ने खास करके, और कहते हैं कीन्स की एक स्वतंत्र उपक्रम वाली अर्थव्यवस्था में पूर्ति कभी भी अपनी मांग स्वतः पैदा नहीं कर सकती है। इस बात का खंडन किया, चूँकि ये तो जो थे जेबी से प्रोफेसर, ये कहते हैं कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ही हैं जेबी से, वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो प्रत्येक पूर्ति होती है अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है। और इसी बात की उन्होंने कहा कि जो होती पूर्ति जो होती कभी भी अपनी मांग स्वयं पैदा नहीं करती है। अर्थव्यवस्था के अति उत्पादन एवं सामान्य बेरोजगारी की दशाएं विद्यमान रहती हैं और आर्थिक प्रणाली कभी भी स्वयं समायोजित नहीं हो पाती है, ये बताते हैं कीन्स महोदय। ओके, इसके अलावा कीन्स महोदय और आलोचना करते हुए कहते हैं कि इन्होंने कीन्स महोदय ने पीगू के मजदूरी कटौती के विचार जो है इसकी कटु आलोचना करते हुए कहा कि मजदूरी में की गई सामान्य कटौती रोजगार को प्रोत्साहित करने की अपेक्षा उसे घटाती है क्योंकि प्रभावी मांग के स्तर पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। जो पीगू महोदय हैं ये मजदूरी का एक कटौती का सिद्धांत देते हैं। कहते हैं कि अगर मजदूरी में कमी, जैसे 200 रुपया अगर दिहाड़ी है मजदूर की तो 150 रुपया दे उसको, तो इससे क्या होगा कि वो काम करेगा और उसी 50 रुपये को और हम जोड़ करके कोनो दूसरा मजदूर रख लेंगे। इससे क्या होगा, रोजगारी दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी बेरोजगारी दर में कमी आएगी। इससे क्या होगा, जैसे कि जो 200 रुपया एक मजदूर पा रहा है, ये रेट बढ़ाने की बात नहीं कर रहा पीगू कह रहा है कि 50 रुपये जो मजदूर काम करेंगे कम कर दो। जो 200 रुपया दिहाड़ी पा रहे थे अभी तक, उनको 150 रुपया दिहाड़ी दो, और 50 रुपये जो बच रहा है तो 3 लोगों में से 50-50 काट ले तो 150 रुपया हो गया। एक उसके स्थान पर और रख लो तो 4 हो गए। जहाँ पर 3 लोग काम कर रहे थे वहीं पर 4 लोग काम करेंगे तो 1 लोग को रोजगार मिला। इसी अवसर में आप और भी बड़े स्तर पर करेंगे तो यही होता है। ये था इनका पीगू का, और इसका घोर विरोध किया किसने, कीन्स महोदय ने। कीन्स ने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है। ओके, 7वां आलोचना इन्होंने करी, 7वीं पॉइंट, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को एक निष्क्रिय तत्व माना। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने जो है रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत दिया, वो कहते हैं कि मुद्रा एक निष्क्रिय तत्व है और या तो मात्र विनिमय का माध्यम है। मुद्रा क्या है, एक विनिमय का माध्यम है कि हमको कोई वस्तु चाहिए, हमको एक पैकेट ब्रेड चाहिए तो हम आपको 10 रुपये या 20 रुपये जो लेना है हम उनको ब्रेड पैसा देंगे तो हमको वस्तु मिलेगा। तो एक प्रकार से विनिमय का माध्यम है, वस्तुओं के विनिमय का एक माध्यम है रुपया। इसके विपरीत जो कीन्स महोदय हैं वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है और यह रोजगार, आय और उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है जो मुद्रा होती। तो इस प्रकार से कीन्स ने बहुत बड़ी कटु आलोचना करी है प्रतिष्ठित सिद्धांत की, रोजगार की। ओके, 5वां प्रश्न आप देखिएगा, आय प्रवाह के कोई 4 छिद्र लिखिए। आय प्रवाह के कोई 4 छिद्र लिखिए भैया, फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। आय प्रवाह का कोई 4 छिद्र यानी कि 4 जो लूज पॉइंट है इसके वो बताएं।
तो रिसाव जो होता है प्रमुख रूप से आय प्रवाह में कौन कौन सा, पहला होता है बचत, दूसरा होता है ऋण का भुगतान, तीसरा होता है निष्क्रिय नकदी का संग्रह और चौथा होता है पुराने स्टॉक और प्रतिभूतियों की खरीदारी। तो आय का प्रवाह कब एक प्रकार से प्रभावित होता है, पहला होता है बचत से, यानी व्यवहारिक जीवन में व्यक्ति आय में हुई समूची वृद्धि को उपभोग पर व्यय नहीं करते हैं अपितु उसका एक भाग बचा लेते हैं। यदि बचते निवेश में परिणत ना हो तब आय वृद्धि का बचाया गया भाग धीरे धीरे आय धारा से सूख जाता है और गुणक का प्रभाव सीमित रह जाता है, पहली। दूसरी इसका छिद्र ये है कि ऋण का भुगतान, जब आय में वृद्धि हुई तब क्या होता है, कुछ अंश जो होते हैं, कुछ लोग जैसे कि कुछ आय में वृद्धि हुई, मान लेते हैं 100 रुपये कमा रहा था 120 कमाने लगा, तो सोचा कि ये 10 रुपये जो है थोड़ा सा जो उसका बाकी था तो 10 रुपये उसको देते रहेंगे हम, तो आप निपटा लेंगे, यानी कि जिस हिसाब से, यानी कि जो हमने कर्जा लिया था पहले उस कर्जे को चुकाने में लग जाता है, तो उपभोग के माध्यम से आय प्रसरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, तो उपभोग नहीं करेगा, चूँकि वो अभी तक भी 50 रुपये में काम चला रहा था, 20 रुपये अपना दूसरे को दे देगा, अपनी ऋण चुका देगा, अभी भी वो एक प्रकार से 50 रुपये में काम चल रहा है, 50 ही बचा रहा है, ओके। और तीसरा लूज पॉइंट जो इसका ये फिर जो है एक प्रकार से छिद्र जो है आय प्रवाह के प्रमुख में, मतलब कि आय प्रवाह के प्रमुख सिद्धांत में क्या है, निष्क्रिय नकदी का प्रभाव, यानी कि आय वृद्धि का कुछ भाग आप देखिए बैंकों में लोग जमा कर देते हैं और उपभोग की वृद्धि नहीं होती है, मतलब उपभोग नहीं बढ़ाएंगे, आय अगर ज़्यादा हुआ तो उसको बचा लेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बचा लेते हैं और आय प्रसरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है इससे, ठीक। तीसरी चौथी बात क्या है, पुराने स्टॉक और प्रतिभूतियों की खरीदारी, आय वृद्धि का कुछ अंश क्या होता है कि दूसरों से पुराना स्टॉक और प्रतिभूतियां खरीदने में काम आ सकता है, यानी कि जब आपका आय वृद्धि होती है तो पुरानी चीज़ें आप खरीदेंगे और ऐसी खरीद का उपभोग पर और आय प्रसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। आप पुरानी मोटरसाइकिल खरीदोगे तो इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, खास करके जब आप नहीं खरीदोगे तभी तो प्रभाव पड़ेगा, तभी तो ये लगेगा कि हाँ अभी एक मोटरसाइकिल और बिकी, ये चीज़ इसका सबका डाटा देंगे वो, तो चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, आगे समझते हैं। छठवां प्रश्न आपके समक्ष है, त्वरक सिद्धांत किन मान्यताओं पर आधारित है, त्वरक सिद्धांत जो है वो किन मान्यताओं पर आधारित है, फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। त्वरक सिद्धांत किन मान्यताओं पर आधारित है, तो त्वरक सिद्धांत की अगर बात की जाए तो त्वरक सिद्धांत जो होता है कई मान्यताओं पर आधारित है। जैसे पहली मान्यता कौन सी भाई, पहली मान्यता है उत्पादन में वृद्धि से शुद्ध निवेश में शीघ्र ही वृद्धि हो जाती है। क्या, उत्पादन में अगर हम वृद्धि करेंगे तो शुद्ध निवेश में, आप देखिएगा निवेश में, उत्पादन में वृद्धि होगी, निवेश में यानी कि उसको खर्च में भी आप देखिएगा वृद्धि हो जाएगी जल्दी ही। अगर आप उत्पादन के साधन बढ़ाते हो, उत्पादन यानी कोई कंपनी है 100 पैकेट ब्रेड छाप रही है और 200 या फिर 120 पैकेट ब्रेड छापेगी तो निवेश भी उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। दूसरी बात है त्वरक सिद्धांत की मान्यता, मान्यता ये है कि प्लांटों में कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं पाई जाती, किसमें, प्लांटों में कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं पाई जाती, दूसरी मान्यता। तीसरी मान्यता क्या है कि यह स्थिर पूंजी उत्पादन अनुमान मतलब कि अनुपात मानता है, क्या, यह स्थिर पूंजी उत्पादन अनुपात मानता है। चौथी चीज़ क्या है इसकी मान्यता, यह भी मानता है कि पूंजी और साख, यानी जो रुपया पैसा का मामला, साख नियंत्रण उसी को कहते हैं, तो पूंजी और साख की जो पूर्ति होती है क्या होती है, लोचदार होती, कभी ऊपर नीचे हुआ करती है, ठीक है। पांचवी चीज़ ये क्या है, संसाधन आधा मतलब कि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, यह भी मान्यता त्वरक सिद्धांत की क्या मान्यता है, संसाधन जो होते हैं आसानी से क्या हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। छठवीं मान्यता इसकी ये है कि इच्छित पूंजी स्टॉक और वास्तविक पूंजी स्टॉक में कोई अंतर नहीं पाया जाता, ये सब त्वरक सिद्धांत की क्या है, ये सब मान्यताएं हैं, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। त्वरक सिद्धांत उत्पादन और निवेश में संबंध को व्यक्त करता है, निवेश में जो परिवर्तन उत्पादन में परिवर्तन के कारण होता है वह उत्पादन में परिवर्तन से अधिक होता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की पूर्ण क्षमता पर कार्य करने की मान्यता के आधार पर सापेक्ष, जो एक प्रकार से सापेक्षता, उत्पादन में जो थोड़ी सी वृद्धि होती है उस पर होने पर निवेश में सापेक्षता बहुत अधिक वृद्धि होती है। ये तमाम सारे जो है उसकी व्याख्या सिद्धांतों की, त्वरक सिद्धांत की, समझें, किसी दिन टाइम मिलेगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न, मुद्रा की मांग की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। मुद्रा की मांग की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए भैया। मुद्रा की मांग की अगर बात की जाए तो मुद्रा की मांग के लिए कीन्स ने एक नए शब्द का प्रयोग किया, कौन सा शब्द है वो, तरलता अधिमान। तरलता अधिमान मांग की, मतलब मुद्रा की मांग के लिए प्रयोग किया गया। तरलता अधिमान मुद्रा को नकदी रूप में रखने की इच्छा होती है, यानी कोई व्यक्ति, हमेशा कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि रुपए को अपने पास रखना चाहते हैं नगद रूप में, ओके। तो मुद्रा की मांग के बारे में कहते हैं कि तरलता अधिमान जितना अधिक होगा
नकदी धारकों को अपनी तरल संपत्ति छोड़ने को प्रेरित करने के लिए उतनी ही कम ब्याज की दर देनी पड़ेगी। जैसे कि जो भी जितना व्यक्ति पैसा लोग घर में बचा करके रख लेंगे उसको जो है दर कम, यानी जिसको ब्लैक मनी कहते हो, जिस पर आप टैक्स नहीं देते हो, ब्लैक मनी ही है। आपने घर में ज़्यादा पैसे बचा करके रखे हो, बैंक में नहीं जमा कर रहे हो, सरकार के डाटा में नहीं हो पैसे, आपने कहाँ पर छुपाए हैं, तो ये क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना, तो वही ब्लैक मनी होता है। तो ये होता है खास करके। आप देखिए मुद्रा की मांग में आप देखिएगा, जो आप देखिएगा जो तरलता यानी रुपए के रूप में आप घर में उसको रखो, उस पर टैक्स नहीं दे रहे हो, तो क्या होता है, ब्याज की आपकी जो दर होती है वो कम हो जाती है। तरलता अधिमान जितना कम होगा, नकदी के धारकों को उतनी ही अधिक ब्याज दर दी जाती है। और कीन्स कहते हैं, कीन्स के अनुसार लोगों के तरल नकदी रखने की इच्छा के 3 उद्देश्य होते हैं। लोग रुपए को अपने पास नकद के रूप में इसलिए रखना चाहते हैं, कैश के रूप में। पहली तो लेन देन उद्देश्य, पहला कौन सा उद्देश्य होता है, लेन देन का उद्देश्य, यानी कभी आप कहीं गए, किसी को देना हुआ, लेना हुआ, रोजगार अपना बढ़ाना हुआ, आय का स्तर, तमाम प्रकार की चीज़ें हुई, कभी किसी के पास गए तुरंत निकाल के दे दिया, ये सब चीज़ें, तो इसके लिए नगद में लोग रखना चाहते थे पहले। लेकिन अब क्या है, पेटीएम चल गया है, गूगल पे चल गया, तुरंत भेज दिए, तो अब भी लोग नगद पैसा नहीं रखते। लेकिन जो पेटीएम ओटीएम से करते हैं उसका लेखा जोखा होता है सरकार के पास, ओके, इसीलिए सरकार ने चलाया ये। तो आप देखिएगा, हालांकि इम्पोर्टेंट भी है ताकि सरकार की निगरानी में आप क्या क्या कर रहे हो, क्या खर्च कर रहे हो, ये पता रहे, डाटा सभी का क्लियर रहे, ओके। तो ये होता है मुद्रा। अब मुद्रा की मांग, तो एक तो लेन देन में उद्देश्य होता है, लोग मुद्रा को अपने पास रखना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि सतर्कता उद्देश्य। सतर्कता उद्देश्य का मतलब होता है कि कठिन समय में उन आकस्मिक खर्चों, यानी कि कभी किसी की तबीयत खराब हो जाए, आपके पास पैसे ना हो, या फिर आपको कोई चीज़ खरीदना हो और आपके पास बैंक में पैसा आप निकाल ना पाएँ या लाइन लगानी पड़े, तो अपने घर में पैसे रखे हो, तुरंत निकाल के लेके चले गए, तो ये भी एक प्रकार से उद्देश्य होता है, कीन्स कहते हैं। तीसरा बताते हैं कीन्स की सट्टा उद्देश्य, यानी जिन व्यक्तियों और व्यापारियों के पास लेन देन और सतर्कता उद्देश्यों के लिए मुद्रा रखने के बाद नकदी बच जाती है, उसे वे जो है एक प्रकार से बांडों में निवेश करके सट्टा लगाते हैं। उससे क्या करते हैं, जुआ वगैरह खेलते हैं, जो है दारू पीते हैं, जो है ये सब चीज़ें होती हैं, ओके। तमाम प्रकार के उद्देश्य, तो कौन कौन से, लेन देन उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य, ये 3 उद्देश्य बताए किसने, कीन्स ने। किसके उद्देश्य बताए, नकदी रुपए रखने की, नगद पैसा रखने की। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि जो है पैसे को रखने की, यानी कि नकदी रखने की, मतलब कि कीन्स के अनुसार लोगों के तरल नकदी रखने की इच्छा के 3 उद्देश्य कौन कौन से, तो लेन देन उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य, सट्टा उद्देश्य। ऑप्शन डी देगा सभी इनमें से करेक्ट आंसर होगा, ओके। आगे समझते हैं अगला प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष है, स्फीतिक अंतर को समाप्त करने के उपाय सुझाइए। स्फीतिक अंतर क्या होता है, तो स्फीतिक अंतराल का विचार कीमत, स्थिर कीमतों पर वस्तुओं की पूर्ति के ऊपर उनकी मांग का आधिक्य दर्शाता है। किसी देश में पूर्ण रोजगार का स्तर कायम रखने के लिए आवश्यक व्यय जो होता है से जितना अधिक व्यय उस देश की जनता या सरकार के द्वारा किया जाता है वह स्फीतिक अंतराल कहलाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। इसी को परिभाषित करते हुए कनीथ कुरिहारा कहते हैं कि स्फीतिक अंतराल को आधारभूत कीमतों पर उपलब्ध उत्पादन की तुलना में प्रत्याशित व्यय की अधिकता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ओके। प्रश्न है कि स्फीतिक अंतर को समाप्त करने के उपाय बताइए। पहला स्फीतिक अंतर को हम समाप्त कर सकते कैसे, पहला अंतर है बचतों को प्रोत्साहन, अगर हम दें, बचत को प्रोत्साहन ज़्यादा दें तो क्या होगा, स्फीतिक अंतर को हम समाप्त कर सकते हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है, सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करें, यानी कि सरकार देश की जनता के लिए सीधे ऋण लेकर के उसकी व्यय योग्य आय घटा सकती है, ओके। तीसरी बात यह है कि अतिरिक्त कराधान, यानी सरकार कराधान में वृद्धि के द्वारा जनता की जो व्यय योग्य का आय का आकार है उसको सीमित कर सकती है। कराधान में वृद्धि करते समय सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इसका निजी क्षेत्र व निवेश पर या उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, अनुकूल प्रभाव भी पड़े, ज़्यादा बेटर रहेगा। चौथी बात यह है कि हम उपाय इसका स्फीतिक अंतर का या स्फीतिक अंतर को समाप्त करने का ये उपाय ये है कि वस्तुओं की उपलब्धता में वृद्धि की जाए, ये भी हो सकता है। इसके अलावा पांचवा इसका उपाय हो सकता है कि उपभोक्ता साख का नियमन किया जाए, यानी कि व्यापारिक बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली जो साख है उस पर जो अंकुश लगा करके रखे हैं उस पर अधिक मांग की समस्या को सुलझाया जा सके, ताकि वो अधिक रेट ना पर ब्याज ना दे, वो ज़्यादा रेट ना ले, ओके। ये चीज़ है। तो ये तमाम प्रकार के उपाय 5 प्रकार के। अगला प्रश्न है व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में पारस्परिक निर्भरता को समझाइए। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में जो पारस्परिक निर्भरता है
वो समझाने के लिए आपसे कह रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में पारस्परिक निर्भरता की बात की जाए, वैसे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में बहुत सारा अंतर है। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी छोटी अथवा व्यक्तिगत इकाइयों का, जैसे कि किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का, किसी उद्योग का, किसी कंपनी यानी फर्म का, इन सभी का अध्ययन करता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है इकाइयों के जो योग होते हैं, व्यक्तियों का योग, परिवारों का योग, फर्मों का योग, उद्योगों का योग, इन सभी का जो राष्ट्रीय योग होते हैं, जैसे कुल राष्ट्रीय आय हो गई, कुल उपयोग हो गया, कुल उपभोग हो गया, कुल विनियोग हो गया, इन सभी का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र करता है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के किसी एक अंग का अध्ययन करता है। ठीक, समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र योग करने की एक प्रकार से क्रिया है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया है। चौथी बात है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जो होती है वो राष्ट्रीय आय व रोजगार पर केंद्रित होती है। ओके, क्लियर हो गई बातें। अब है कि व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में पारस्परिक निर्भरता को समझाइए। व्यष्टि अर्थशास्त्र किस प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर है और समष्टि अर्थशास्त्र किस प्रकार से व्यष्टि पर निर्भर है, सब बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पर किस प्रकार से निर्भर है। ओके, पहला इसका है कि समष्टि परक आर्थिक परिवर्तन जो होता है व्यष्टि परक आर्थिक चरों के मूल्यों में परिवर्तन कर देता है, तो इसलिए जो है निर्भर करता है। दूसरी, अर्थशास्त्र में आय, उत्पादन, रोजगार आदि की कुल मात्रा व्यक्तिगत फर्मों तथा उद्योगों की व्यक्तिगत आय, उत्पादन व रोजगार को प्रभावित करती है। तीसरी बात इसकी क्या है? तीसरी बात है सामान्य मूल्य स्तर किसी एक वस्तु के मूल्य निर्धारण को भी प्रभावित करता है। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर है। ये तीन कारण है इसके। अब मैं बताता हूँ कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो व्यष्टि पर किस प्रकार से निर्भर है। चूँकि निर्भर इसलिए है क्योंकि समूह का निर्माण इकाइयों से होता है और इकाइयों का अध्ययन करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। दूसरी बात, अर्थशास्त्र की समान प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन सिद्धांतों का ज्ञान आवश्यक होता है जो कि व्यक्तियों, परिवारों व फर्मों के लोग जो व्यवहार में लाते हैं और उन्हीं से मिलकर के ही राष्ट्र बनता है, तो इसलिए ये उपयोग है। तीसरी बात यह है कि कुल आय में वृद्धि का मांग या कुल आय में वृद्धि का मांग पर प्रभाव ज्ञात करने के लिए अलग अलग वस्तुओं की मांग परिवर्तन पर विचार करना होगा। ये भी कहीं ना कहीं पे, और अलग अलग वस्तुओं का विचार आप कैसे कर पाएंगे जब आप व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। ओके, तो इसलिए कहा जाता है कि व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट है, प्रतियोगी बिल्कुल भी नहीं है। और यही कारण है कि लगभग सभी अर्थशास्त्री एक मत से दोनों को सर्वदा पूरक मानते हैं। और प्रोफेसर सैमुअल्सन कहते हैं इस संबंध में, क्या कहते हैं कि वास्तव में व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो एंड मैक्रो में कोई भी विरोध नहीं है, दोनों अत्यंत आवश्यक हैं। यदि आप एक को जानते हैं तो दूसरे को नहीं जानते हैं तो केवल आप क्या हैं, अर्ध शिक्षित है, यानी आपने कम पढ़ा। सैमुअल्सन का एक कथन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि यदि आप समष्टि को जानते हैं व्यष्टि को नहीं जानते, या व्यष्टि को जानते समष्टि को नहीं जानते, तो आप केवल अर्ध शिक्षित हैं, आप पूर्ण इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं रख पाते। ये प्रोफेसर सैमुअल्सन का कथन है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इन चीज़ों को समझा, विस्तार से मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब आगे दीर्घ टाइप के जो प्रश्न हैं इनको हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, जब हम चैप्टर वाइज वीडियो आपको देने का प्रयास करेंगे उसमें मैं बता दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो मैं अवेलेबल करूँ आपको मिल जाए। खंड सा की मैं बात कर रहा हूँ, 5 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। और भी हमारे पेपर आपको लिखित का ऑब्जेक्टिव पे चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करिएगा। ओके, देखिए आर्थिक विश्लेषण में समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व और उपयोग बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार आता है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तन से आर्थिक कल्याण में क्या प्रभाव पड़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगला प्रश्न है 12वां नंबर प्रश्न है, सैमुअल्सन सोलो तथा टोबिट के परिवर्तित फिलिप्स वक्र को हमको समझाना है विस्तार से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न देखिए 13वां नंबर प्रश्न है, उपभोग प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। रेखा चित्र की सहायता से उपभोग एवं आय के जो संबंध है उनको स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है। वहीं ये प्रश्न तो एकदम सतह ही आएगा, ब्याज के 9 प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार से सारे प्रश्न जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। मतलब कि अगर आपकी सीरीज वगैरह में है तो पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं देखने का प्रयास करूँगा, वैसे आप पढ़ ही लीजिएगा। ओके, मैं कोशिश करूँगा, हो सकता है
वैसे जल्दी कोशिश करने का प्रयास रहेगा मेरा। प्राचीन इतिहास का ये टॉप 100 जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न को देख लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रश्न लिखने का प्रयास किया। ऑब्जेक्टिव टाइप के लगभग 100 से अधिक टाइप के प्रश्न हैं जो कि मैंने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है। आपकी परीक्षा इंसान सृष्टि की सारे के सारे आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न आने, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। प्राचीन इतिहास वाले रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में लगातार आते हैं ऐसे प्रश्न। ओके, बाकी आप सेमेस्टर 2 का जो प्रिपेयर होने वाला है 9 तारीख को फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वीडियो देख लीजिएगा। तीसरा नंबर, इससे पहले आप देखिएगा ये तीसरा जो है वीडियो है, इससे पहले 2 पॉइंट वाला और 1 वाला, ये 3 वीडियो देख लीजिएगा। इसमें बहुत सारे प्रश्न बताए गए हैं। ओके, और आज भी मैं हो सकता है अभी आपको या फिर ये वीडियो और भी यानी चौथा पार्ट इसका आ जाए अगर हो सकता है, या फिर कोई दूसरा मैं अभी आपको दे दूंगा। ओके, ये बात यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा से बनाए रखिएगा, यही आपसे कामना रखते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। धन्यवाद।